बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। तुम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 199 में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 22 अक्टूबर 2021 एंड इट इज़ फ्राइडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज की क्लोजिंग हुई 45,578 की, तकरीबन 243 पॉइंट मार्केट जो है आज डाउन क्लोज हुई। हाई की बात करते हैं, मार्केट ने जो आज अपना हाई बनाया था 46,037 का। लो की बात करते हैं, मार्केट ने अपना लो बनाया 45,180 का मार्केट ने लो बनाया। केसीआर शेयर्स के टोटल वॉल्यूम्स की बात करें तो आज के दिन 300.69 मिलियन शेयर्स का कारोबार जो है वो आज के दिन जो है वो देखा गया। ये इसके अलावा आज के अगर हम टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिनमें हम नेटवर्क, यूनिटी, WTL, मैपल लीफ, TRG, टैली, बाइको, ट्रीट, BOP, आयशा स्टील जो है वो शामिल है। ये टॉप गेनर्स को देखें, जिसमें सफाई टेक्सटाइल, रफान मेज, महमूद टेक्सटाइल, गेटरन इंडस्ट्री, बनेरो टेक्सटाइल, इस्माइल इंडस्ट्री, खैबर टेक्सटाइल, मिचल फ्रूट जो है वो शामिल है। टॉप लूजर्स की बात करते हैं, जिनमें नेस्ले पाकिस्तान, वेद पाकिस्तान, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी, AKD हॉस्पिटैलिटी, ब्लेस टेक्सटाइल, शीट कॉर्पोरेशन, सीमन पाकिस्तान इंजीनियरिंग, JDW शुगर मिल जो है वो शामिल है। ये आप लोगों की तरफ आ जाते हैं और आपका जो भी क्वेश्चन है वो हम लेते हैं। कोशिश करें एक ही स्क्रिप्ट के बारे में आपने क्वेश्चन करना है, ताकि तकरीबन सबका नंबर जो है वो आ सके। एक से ज़्यादा स्क्रिप्ट के बारे में जो है वो आंसर नहीं दिया जाएगा। जी फारूक शहजाद साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा कई साहब, ये सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट वीक में गवर्नमेंट की तरफ से ऑटो और रिफाइनरी की पॉलिसीज आ रही हैं, तो क्या आप समझते हैं कि जो रिफाइनरीज हैं, फॉर एग्जांपल NRL या GHNI, इनमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है? जी जी सर बिल्कुल, ये तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट हो चुके हैं ना इनके अंदर, तो इन्वेस्टमेंट आप करना बनती है। NRL के अंदर करेक्शन तकरीबन प्राइस वाइज तो करेक्शन हो चुकी है NRL। बाकी GHNI तो वो तो चले ऑटो सेक्टर में उसमें चला जाता है ना। NRL हो गया, अटक रिफाइनरी हो गया, ये दो बड़ी बड़ी रिफाइनरी है। इनके अंदर इनमें जो ज़्यादा डिस्काउंट में आया हुआ है वो है नेशनल रिफाइनरी। तो नेशनल रिफाइनरी के अंदर इस लेवल पर तो लेना बिल्कुल सेफ है। यहाँ पर 250 रुपए के करीब ये घूम रहा है। आज भी तकरीबन 270 के करीब जो है ये एकदम से चला गया। ये तो ये निकल जाएगी आपकी रिफाइनरी ये। तो इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना बनता है। यहाँ पर ये सारे अपने बाइंग जोन में है ये। तो बेहतर ये कि थोड़े बहुत स्टॉक लेके पड़े रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ऊपर जाएंगे तो इनमें आप ऐड करते जाएं। बाकी ऑटो सेक्टर की अगर पॉलिसी आती है, उसमें GHNI हो गया, GHNL, अगर उसकी बात करते हैं तो वो तो ऑटो सेक्टर ने तो अभी परफॉर्म करना ही है, चाहे हुकूमत पॉलिसी लाए या ना लाए, क्योंकि इनके जो रिजल्ट आए हुए हैं, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट, उसके बेस पर जो ही मार्केट में पैसा आना शुरू हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपका ऑटो सेक्टर परफॉर्म करेगा। ऑटो सेक्टर में आपके यही मोटे मोटे स्टॉक है, GHNI है, GHNL है, पाक सुकी मोटर है, होंडा कार है, यही चलेंगे और कौन से चलेंगे फिर। जी अली जाज भैया लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने पूछना था फौजी फूड्स के राइट्स लेने चाहिए और इसको बाय यहाँ पे करना चाहिए? जी जी सर बिल्कुल, फौजी फूड ऑलरेडी बहुत डिस्काउंट हुआ है ना, तो इसको राइट शेयर अवेल करने चाहिए। अगर आपकी बाइंग 13-14 रुपए के राउंड अबाउट अगर ये आ जाता है और इस पर आप बाय कर लेते हैं इसको, तो ये बुरा नहीं है। यहाँ पर जैसे अभी भी 15 रुपए के करीब करीब ही नजर आ रहा था, 15 और ये 14 पर आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है। राइट अगर एक्स होगा तो 12-13 पर आएगा, तो कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे ये दोबारा अपने 14-15 के लेवल पर फिर पहुंच जाएगा ऐसे ही। तो बिल्कुल राइट शेयर इसके अवेल करने चाहिए और इसके राइट शेयर आपको फायदा दे सकते हैं ये। जी मलिक साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी ये जो जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर लगता है पाकिस्तान में सर्दी यहाँ गया। जी सर बारिश लगी हुई है आप भाई, बताइए। तकरीबन इधर ना बड़ी सख्त बारिश है, अभी थोड़ी सी खत्म हुई है, वरना बड़ी सर्दी थी यहाँ पर। अच्छा 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 काई साहब, मेरा क्वेश्चन टेक्निकल टर्म का है। जी जी असल में मुझे स्टॉप लॉस की समझ नहीं आती है। ट्रेलिंग स्टॉप हम मतलब ये कैसे इसको लगा सकते हैं? मतलब ये मुझे तो उसमें कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा चलो काजी साहब से पूछूंगा कि इसका क्या हिसाब किताब है। सिंपल स्टॉप और लॉस जब भी लगाना नहीं दूसरा, आता आपको? नहीं नहीं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम खुद इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? ठीक है, और क्या आप पूछ रहे और हैं? दूसरा सर, ये स्टॉप लॉस अगर मैं मिसाल के तौर पे एक ट्रेड को मैं बाय करता हूँ 50 पे जी और उसका मैं स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ 48 पे, जी
और वो कितने मतलब सिर्फ उसी दिन के लिए वैलिड होगा या जी आगे वो चलता रहेगा जी लॉन्ग टर्म के लिए? चले मैं आंसर दे देता हूँ आपके। सर इस तरह होता है ना, ये जो आपका सेकंड का आंसर है वो पहले दे देता हूँ कि वैलिडिटी उसकी जब तक मार्केट चल रही है तब तक उसकी वैलिडिटी है। जो ही मार्केट खत्म तो आपका स्टॉप लॉस खत्म हो जाएगा, अगले दिन के लिए फिर नया स्टॉप लॉस आपको जो है वो लगाना पड़ेगा। बाकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो इस तरह है, अगर फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड 50 का लिया हुआ है, आप पहला स्टॉप लॉस लगा देते हैं 48 का। अगर आने वाले दिनों में ट्रेड पहुंच जाता है 53 रुपीज में, तो आप अपना स्टॉप लॉस कैंसिल करके 48 वाला आप 50 लगा देते हैं ये। तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आने वाले दिनों में ये ट्रेड 53 से जब 55 या 56 चला जाता है, तो आप जितने रुपए ऊपर जा रहा है तो आप भी पीछे उतने उतने रुपए ऊपर करते जाएं। अगर 56 पर चला जाता है 56 पर, तो आप अपना स्टॉप लॉस 53 पर लेके चले जाएं। इसी तरह वो अगर 59 पर जाता है तो आप 56 पर स्टॉप लॉस ले आए। यहाँ पर कम से कम 2-3 रुपए का फर्क रखें। वैसे ये आम नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इसके लिए प्रॉपर इसका एक एरिया होता है कि स्टॉप लॉस कहाँ पर सेट किया जाता है। ये प्रॉपर एक एरिया होता है, वहां पर हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ता है। जो जो स्टॉक ऊपर जाता जाए वो एरिया हमने फाइंड करके वहां पर स्टॉप लॉस रखना होता है। ये वैसे अगर किसी को ना पता हो तो 2-3 रुपए नीचे लाजमी, 5% नीचे लाजमी, कम से कम 5% 4% पर स्टॉप लॉस। अगर जिसको आइडिया नहीं है कि स्टॉप लॉस मैं रखूं कहाँ पर, वो कम से कम 4 से 5% पर लाजमी स्टॉप लॉस रखें। ये इस पर मेरी एक वीडियो भी बनी हुई है कि टेक जो है ना साइकोलॉजी तौर पर हम स्टॉप लॉस कहाँ पर रख सकते हैं। ये तो वो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर स्टॉप लॉस बनता है। ठीक है, बाकी तो आगे जो मेरा कोर्स अभी बिल्कुल लॉन्च होने वाला है उसमें मैंने पूरा सिखाया हुआ है कि स्टॉप लॉस कहाँ पर रखा जाता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे चलता है, वो सारा मैंने वहां पर आपको यानी उस सारी वीडियोस में सिखाया हुआ है ये। जी ताला भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी। जी उस्ताद मोहतरम आपसे पूछना चाह रहा हूँ मार्केट की थोड़ी साइकोलॉजी के। सर मार्केट जो है ना वो अब एज यू नो के पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। अगर खुदा न खास्ता मार्केट कोलैप्स कर जाती है, गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती है, तो मार्केट का उस पर क्या असर होगा? जैसे आप कह रहे हैं कि अब इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक हम ले लें, तो अब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए? ठीक जी ताला भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। जिस तरह हम देख रहे हैं कि पिछले 5-6 महीने से ही मार्केट के अंदर जो है वो करेक्शन जारी है। खास तौर पर जब से ये बजट आया था 15-16 जून के बाद से ही हमने देखा मार्केट के अंदर जो है एक करेक्शन चल रही है। ये वक्ती मार्केट थोड़ी सी ऊपर हो जाती थी, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो यही था कि मार्केट के अंदर करेक्शन। तो वो जो इतनी बड़ी करेक्शन चल रही थी, अब पता चल रहा है कि जी बुरी खबरें अब आना शुरू हो गई हैं। जी जिस तरह आप देख रहे हैं कि धरने की खबरें आ रही हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी खबरें आ रही हैं, वो डीजी जो आईएसआई लगाना है उसका मसला जो ना चला आ रहा है, आईएमएफ का इशू चला आ रहा है, एफएटीएफ का फिर वही वाला ग्रे लिस्ट वाला, वो सारे अब यहाँ पर आपके सामने मंजर आम पर चीजें आ रही हैं। तो मार्केट को ये सारी चीजों के बारे में 6 महीने पहले ही पता लग गया था। ये जरिए समझे आप जून में ही उनको पता चल गया था कि आने वाले 5-6 महीनों में खबरें जो आएंगी वो बुरी खबरें आएंगी। तो मार्केट ने पहले से ही ऑलमोस्ट सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर लिया। आज भी एक्सपेक्टेशन यही थी कि मार्केट कम से कम 600-700 पॉइंट मार्केट को गिरना चाहिए। एक तो आपके आईएमएफ के मुज़ाकरात नाकाम हो गए, ऑलमोस्ट वापस आ गए, जैसे आपने खबर सुनी होगी, कोई नहीं आईएमएफ ने आपको ओके किया फिलहाल। दूसरी खबर आपकी एफएटीएफ की खबर आगे बढ़ी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा मजीद अगले सेशन तक। साथ ये एक और खबर थी जी, ऑपोजिशन का फिर धरना शुरू हो गया, और खासतौर पर टीपीएल का धरना आज की बड़ी खबर थी। तो उम्मीद तो यही की जा रही थी कि मार्केट तकरीबन आज 600-700-800 पॉइंट हो सकता है मार्केट नेगेटिव क्लोज हुई, लेकिन आपने देखा कि मार्केट नेगेटिव हुई लेकिन मार्केट के अंदर वॉल्यूम आ गया और साथ ही मार्केट रिकवर कर गई। तो जहां पर कल का अगर लास्ट टाइम का जूम सेशन आपने मेरा देखा हो तो मैंने वहां पर आपसे कहा हुआ है कि ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट की करेक्शन ऑलमोस्ट एंड में लगी हुई है। ये सिर्फ एक बड़ा वाकया ये अब हो सकता है कि हुकूमत हमारी गिर जाए। अगर इस तरह का कोई काम हो जाता है तो फिर तो मार्केट, इसमें कोई शक की बात नहीं, फिर बड़ी तेजी के साथ मार्केट नीचे आएगी। लेकिन अगर हुकूमत खड़ी रहती है तो इन छोटी मोटी खबरों की जो करेक्शन आनी थी वो ऑलमोस्ट करेक्शन अपने एंड फेज पे लगी हुई है। किसी टाइम भी आपको तो यही कहा जाएगा कि जी हालात बड़े खराब है, लेकिन मार्केट आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आज भी अगर आपने देखा हो मार्केट नेगेटिव थी लेकिन कई स्टॉक इंप्रूव कर रहे थे। ये जैसे आपका ट्रीट नीचे था वो इंप्रूव कर रहा था, नेशनल रिफाइनरी सुबह से नेगेटिव था, आखिरी टाइम उसके अंदर भी 10-15 रुपए का गेन आपको नजर आया। ये इसके अलावा कई स्टॉक जिन्होंने हिल जुल रहे थे यानी कि परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, जो ये शो कर रहे हैं कि उनके अंदर वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं ये, और आने वाले दिनों में वो स्टॉक परफॉर्म करना शुरू हो जाएंगे।
लेकिन अवाम को इन चीज़ों में उलझा कर वो स्टॉक को चलाएंगे ताकि अवाम खुले दिल के साथ इन स्टॉक के अंदर एंट्री ना ले सके। तो आप लोगों को बाइंग जोन रिकमेंड किया हुआ है, उन बाइंग जोन के अंदर स्टॉक ले ले, टेंशन ना ले, इंशाल्लाह कोई नहीं फर्क पड़ेगा। और उस बाइंग जोन में अगर आपने ले लिए स्टॉक और वो स्टॉक निकल के ऊपर, तो ठीक ठाक गेन जो है वो आपको मिलेगा यहाँ पर। जी फारूक साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सलाम साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक जी वालेकुम हैं? सलाम। अच्छा सर, मार्केट ने 500 से ऊपर क्लोजिंग दी है, मुझे तो लगता है ये अच्छी चीज है। मेरा सवाल ये था कि आपने PICT का किया था, मैंने वैसे ही उसको रात को लगाया था कि मुझे अपर कैप पे मिल जाए, वो मुझे मिल गया। लेकिन लास्ट टाइम भी जब इन्होंने बड़ा डिविडेंड अनाउंस किया था 12 रुपए का, तो ये काफी ऊपर गया था, कोई 20-30 रुपए ऊपर गया था। उसके बाद जो है वो फिर एक्स हुआ था। तो अभी इसको कैसा देख रहे हैं? आपने आज बाइंग की कॉल भी दी थी, PICT को आप कैसा दे रहे हैं कि 15-20 रुपए ऊपर जाएगा इस सिचुएशन में? थैंक यू वेरी मच। जी सर, बिल्कुल इसके आपकी अंदर असेसमेंट चाहिए। बिल्कुल सर, इसके अंदर गुंजाइश मौजूद है ऊपर जाने की ना। इस दफा भी डिविडेंड इसने बहुत अच्छा अनाउंस किया ये, और शॉर्ट टर्म में तो ये बिल्कुल ठीक है, 190 तक इसके जाने के बिल्कुल चांस मौजूद है ये। तो अगर आज भी मार्केट थोड़ा सा इसको सपोर्ट करती, आज भी सपोर्ट मार्केट, क्या मार्केट नेगेटिव ही थी, फिर भी इसने बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म किया ये, ऑलमोस्ट ना करते हुए 7-8 रुपए, तो ये तकरीबन ऊपर गया ही आज के दिन भी ये। तो बेहतर ये कि फिलहाल इसको रखे, जब तक ये 175 से ऊपर ऊपर है तब तक ये बिल्कुल सेफ है ये स्टॉक ही। जी काशी भट्टी साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी काशी भट्टी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? खैरियत। काशिफ भट्टी का तो सही की सवाल है सर, ट्रेड के बारे में थोड़ा सा बताएं। कैलकुलेशन शुरू कर दी है, 40 से शुरू कर दी है सर उसको। आज 44-41 के बाद भी लिया है आज, तो मेरे तसल्लुत तो कुछ नहीं पड़ा हुआ है, थोड़ा सा बताइए। जी सर, ये बेहतर है ना स्टॉक का ट्रीट, हमने आपको इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंड किया हुआ है ये स्टॉक, और इसका टारगेट भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे तो ट्रीट आपको चलता हुआ नजर आएगा। ट्रीट के अंदर बहुत ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ है, किसी ने बहुत माल खरीदा हुआ है ट्रीट का ये इन्हीं लेवल्स पर। तो जिसने इन लेवल पर खरीदा हुआ है उसने कम से कम 40-50% ऊपर करके इसको बेचना है। इतनी जल्दी वो अपना माल नहीं बेचेगा कि आपको कहे कि जी मैं 40 का लेके 45 का बेच दूं। 40 का बेच के वो 80 का तो बेचेगा, लेकिन इससे पहले पहले वो बेचेगा नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं ये। तो यहाँ पर ट्रीट का जो बहुत अच्छी सपोर्ट थी 39 की सपोर्ट, 39 जो ही टच करता गया तो वापस बाउंस बैक हो गया, और एक अच्छा बाउंस बैक किया। इस गंदी मार्केट में भी, जैसे इतनी नेगेटिव मार्केट थी, इसके बावजूद भी ट्रीट ने जो है वापस बाउंस बैक किया, जो इसका एक बहुत अच्छा साइन है ये। और अगर आने वाले दिनों में जिस टाइम ये 47 का लेवल क्रॉस करेगा तो बहुत चांसेस है कि ये दोबारा 55-56 के करीब करीब पहुंच जाएगा, और 55-56 के बाद अगली इसकी एक रेजिस्टेंस आएगी 65 रुपए की। जिस टाइम ये 65 क्रॉस करेगा तो 100 रुपया बिल्कुल आराम सुकून से जो है वहां पर भी पहुंच जाएगा ये। तो ट्रेड रखने वाला स्टॉक है सर, आप इसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लेंगे। वक्त ही आपको पैनिक करने के लिए ये नीचे आता है, जैसे अभी पीछे बहुत इसने पैनिक किया, बार बार मार्केट ऊपर जा रही थी, ये नीचे का लॉक बना रहा था, तो इसका मतलब क्या था, आपको पैनिक करना ये। और इस पर जो है मैं अच्छी खासी तकरीर भी कर चुका हूँ कि जो स्टॉक नीचे के लॉक लगाए और बार बार उसके लॉक टूटे, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जो बड़ा प्लेयर है वो इसको इकट्ठा कर रहा है ये। तो जो बड़ा खरीद रहा है तो बस आप बड़े के पीछे पीछे हैं बस, तो वो खरीद रहा है तो आप भी खरीदें, वो बेचेगा तो हम आपसे कहेंगे आप भी बेच दें अपना माल ही। जी लतीफ साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम सर। अच्छा, मैंने कल सवाल किया था एवीएन पायल और उसके स्टॉप लॉस के बारे में। आपने कहा कि आपने लगाया कि स्टॉप लॉस, एक तो ये बात है। दूसरा मेरी एक तजवीज़ है कि आप ये पूरी एक लंबी लिस्ट 40-50 की बजाय अगर हर सेक्टर में से एक या दो स्टॉक्स अगर आप बता दिया करें तो मेरे ख्याल में वो जो बेस्ट आपको लगते हैं, जाहिर आपकी जो एक्सपीरियंस है उसकी बेसिस पे, तो शायद हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद हो जाए जी। बस यही चीजें हैं। और स्टॉप लॉस किसके पूछे हैं आपने? कल परसों जो मैंने कल जो बाई किए थे ना, एवीएन, पायल और शेल, जी, तो आपने कहा कि आपने स्टॉप लॉस आपके उसमें साथ लिखे हुए थे स्टॉप लॉस, जी, जिसकी बुनियाद पे हमने लगाए थे। जी। हाँ सर, वो उस टाइम जो शॉर्ट टर्म के लिए जब बाई करवाया जाता है फौरी तौर पर उसके साथ स्टॉप लॉस मेंशन कर दिया जाता है, लेकिन ये फिलहाल ये स्टॉक अपने बाइंग जोन में है ये। जैसे एवीएन है 100 रुपए से लेकर 120 रुपए के दरमियान, ये अपने बाइंग जोन में है ये। तो जो स्टॉक बाइंग जोन में उसका कोई स्टॉप लॉस नहीं बनता, और वैसे ही स्टॉप लॉस बताना
ऐसे ही है कि आपका वो स्टॉप लॉस हिट करवाना होता है ये। तो बेहतर ये है कि फिलहाल स्टॉप लॉस ना लगाएं। एवीएन अगर आपने लिया हुआ है, पेल लिया हुआ है, शेल लिया हुआ है, ये उन लेवल्स पर खड़े हैं स्टॉक जहां पर इनके कोई स्टॉप लॉस नहीं बनते। जब ये अपने बाइंग जोन से निकलेंगे, जैसे शेल है 100 रुपए से लेकर 140 रुपए का बाइंग जोन है, इतना बड़ा बाइंग जोन है इसका। तो जिस टाइम ये 100 से नीचे आएगा तो हमें स्टॉप लॉस की फिक्र पड़ेगी। अदरवाइज ये यहाँ पर इकट्ठा करें इसको, और उम्मीद नहीं है कि ये 100 तक भी आएगा। ये 120-30 तक आने के बाद ये फौरन बाउंस बैक करेगा और निकल जाएगा ये आपका ऊपर। अच्छा खासा 250-300 रुपए वाला ये स्टॉक है ये आपका ये। बाकी सर असल में हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट होता है ना, कोई सिटी फार्मा को पसंद करता है तो कोई एजीपी को पसंद करता है, कोई अगर गनी गिलास को पसंद करता है तो कोई कहता है मैं तारिक गिलास लूंगा, कोई अगर गंदारा छोटा लेना चाहता है तो कोई दूसरा कहता है मैं पाक सुजुकी मोटर में इंटरेस्टेड हूँ। तो इसलिए सारी लिस्ट शेयर की हुई है अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। आप जो है जो स्टॉक आपका पसंद हो, आपको पता होना चाहिए इसका बाइंग जोन ये है, मैंने इस रेंज के बीच में ले लेना, ये सेफ बाइंग जोन है इसका ये। बाकी टारगेट जो है वो आपके साथ मेंशन किए हुए, इंशाल्लाह हर स्टॉक अपने टारगेट को पहुंचेगा, इसका मुझे तकरीबन 99.9% जो है वो यकीन है ये। जी गुरेज अख्तर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने फौजी फूड जो है वो लिया हुआ 20 के ऊपर, तो सवाल तो पहले हो गया, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगा अगर मैं 20 पे मैंने लिया हुआ तो क्या मैं वो अपना राइट इसका अप्लाई करूँ? जी सर फिलहाल इसके राइट आने देना। जब ये राइट आपके पास आ जाएंगे तो फिर उसमें हम लोग देखेंगे ना, फिर आपको बताएंगे कि राइट अप्लाई करने चाहिए या जब राइट आ गए एज इट इज उसको बेच देना चाहिए, तो वो उसके बाद ही इसका फैसला जो है वो किया जा सकता है ना। फिलहाल आपके लिए यही है कि आप फिलहाल राइट को आने देंगे, अभी बेचे किसी को भी ना बेचे, ना रेगुलर को बेचे ना राइट को बेचे। ये जब रेगुलर आ जाएगा राइट ट्रेड करना शुरू हो जाएगा, फिर उसकी डेट के पास हम देखेंगे कि आप तो शुरू में यहाँ आपसे कहें कि फौरी तौर पर राइट इसके जो है वो बेच देंगे। हो सकता है जब फौरी तौर पर राइट आए तो उसके अंदर थोड़ी बहुत तेजी आपको नजर आए तो कुछ 2-4 पैसे आपको ये दे जाइए। जी रिजवान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी रिजवान साहब। मोहम्मद नईम साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी नईम साहब। वालेकुम सलाम जी। सर आवाज समझ नहीं आ रही आपकी, जरा आराम नाम से बोले, और शोर है आपके पीछे। ऑक्टोपस जो है ये नीचे आ सकता है 40 तक सर? जी सर क्यों नहीं आ सकता, अगर ये बाकी सारे स्टॉक नीचे आ सकते हैं तो ऑक्टोपस को कोई आसमान से उतरा हुआ तो कोई स्टॉक नहीं है ना, तो जब इसके अंदर करेक्शन आएगी तो ये भी नीचे आ सकता है। ये फिलहाल तो ये ऊपर हवाओं में उड़ा है ना, तो आ सकता है जहां पर ये आईपीओ का रेट है 43 रुपए 55 पैसे के करीब करीब ये खुला था, तो यहाँ तक भी आ सकता है अगर ये कभी आना चाहे तो। बहरहाल फिलहाल तो ये काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, जब तक तकरीबन ये 69 से ऊपर ऊपर है फिलहाल तो ये बिल्कुल सेफ है। जब कभी ये 69 से नीचे नीचे क्लोजिंग देने लगेगा तब इसका जो है वो डाउन ट्रेंड जो है वो शुरू होगा। फिर डाउन ट्रेंड कहाँ तक आके रुकता है वो फिर बाद में हम उसको स्टडी करेंगे ये। जी रिजवान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी वालेकुम सलाम। शुगर का सीजन वाला है तो रान चलता शुरू हो सकता है। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है ना, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी आवाज ना, आपकी आवाज में बहुत ज्यादा जो है वो ब्रेक है। आप ये नीचे जो चैट बॉक्स है ना उसमें मैसेज कर दे, मैं आखिर में वो पढ़ लूंगा कि आपका क्या सवाल है ये। जी इकराम राना साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर जी सवाल ये करना था पोर्टफोलियो के बारे में कि ज्यादा कंपनी रखी जाए थोड़े थोड़े शेयर्स के साथ, या फिर 5-6 कंपनी रखी जाए और उन्हीं में इन्वेस्टमेंट किया जाए, इस बारे में क्या कहेंगे आप? सर ये आप इन्वेस्टमेंट कितनी है तकरीबन आपकी? इन्वेस्टमेंट तो ग्रेजुअली जो है ज्यादा ही हो रही है, 15 से 20 के करीब या हो जाएगी तकरीबन। सर इस तरह होता है ना, तकरीबन 5 लाख रुपए पर ना एक स्टॉक होता है, 10 लाख पर 2 स्टॉक, 15 लाख पर 3 स्टॉक, 20 लाख पर 4 स्टॉक, ऐसे जो है ना वो काम किया जाता है। 20 लाख रुपए हैं तो 4 स्टॉक होंगे। अगर किसी के पास सिर्फ 5 ही लाख है बस, तो वो 2 या 3 स्टॉक बस रख सकता है, क्योंकि उसके पास है ही 5 लाख, तो वो अपनी स्टॉक्स को 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर दे तो जरा रिस्क जो है ना जरा कम हो जाता है ये।
बाकी जिसके पास 20 लाख है तो वो 4 से ज्यादा स्टॉक ना इकट्ठे करे, ये 3-4 स्टॉक ले, उन्हीं पर फोकस करे, अच्छे रेट पर ले, अच्छे रेट पर उनके अंदर स्केलिंग करे, फिर अच्छे रेट पर प्रॉफिट टेकिंग करे, फिर अपना पैसा उन्हीं के अंदर रखते हुए कंटिन्यूस टू इन्वेस्टमेंट हम बार बार बता चुके हैं कि कैसे करनी होती है, वैसे करें आप उसको। जी सैयद अनवर साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी सैयद अनवर साहब है या अनवार साहब है? जल्दी सर अनम्यूट का बटन दबाया करें, इसीलिए हम लाइव जूम सेशन ही लेते थे, टाइम यहाँ पर बीच में थोड़ा हमारा वेस्ट होता है। जी अब्दुल नईम साहब है कराची से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। काजी साहब, सर्फ जो सर्विस फैब्रिक्स उसके जी लिए मैंने जो राइट्स सब्सक्राइब किए थे, तो जी उसके क्या एडवाइस करेंगे कि निकाल दूं या रखूं, होल्ड करूं? सर वो आ गए आपके अकाउंट में? जी जी सर, आगे तकरीबन कितने के पड़े हैं आपको वो? तकरीबन 12 रुपए, 11.5 रुपए पड़े, 11.5 पे, जी 1150 पे। सर फिलहाल इसको आप रखें ना, अब ये मार्केट ओवरऑल बहुत नेगेटिव रही है ना, तो सर्विस फैब्रिक भी नीचे आ गया, तो इतना ज्यादा नीचे नहीं है आपके, तकरीबन रेट से थोड़ा बहुत ही नीचे, 10.5 रुपए का भी, ये 10 रुपए 67 पैसे पर है ये। तो बेहतर ये है कि इसको आप थोड़ा सा होल्ड करें, जो ही मार्केट बेहतर होगी, वॉल्यूम आएंगे तो बहुत चांसेस है कि ये थोड़ा और भी तेज हो जाएगा। जिस टाइम ये तकरीबन 11 रुपए 71 पैसे से ऊपर ऊपर निकल गया, इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी इसने, तो बड़े आराम से ये 13-14 रुपए का स्टॉक हो जाएगा, तो वहां पर आप बेहतर है कि प्रॉफिट टेकिंग करें और वहां पर आपको ये फायदा भी दे जाएगा। यहाँ पर ये बिल्कुल सेफ है, पढ़ आ रहे हैं, इसकी टेंशन ना लें ये। हाँ जी तौहीद आलम साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, मेरा सवाल जो है वो इंडेक्स के बारे में है कि आप जैसे बताते हैं कि जी इंडेक्स ऊपर जाता है तो शेयर उसके साथ ऊपर जाते हैं और इंडेक्स नीचे आता है तो प्राइस भी नीचे आती है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये इंडेक्स जो है 43,000 को टच किया है, उस वक्त एवियन 106 पे गया है और वेव्स 1730 तक गया है, और अब ये इंडेक्स जो है 45,000 से ऊपर 46 तक चला गया है, लेकिन वेव्स वहीं घूम रहा है, एक 1750 30 70, और एवियन भी जो है वो आज 100 8.5 9 तक गया है। इसके बारे में जरा बताएं कि इंडेक्स 3 से 3.5 ऊपर चला गया, लेकिन ये जो है कि शिफ्ट अपने उसी रेंज में थे जो 43 पे थे। इस बारे में क्या कहते हैं आप? जी सर इस तरह है ना कि इंडेक्स जो है वो ऊपर जाएगा जब कुछ स्टॉक जो है, खास किस्म के स्टॉक हैं आपके, जो है ना, जो वेटेज वाले स्टॉक हैं, वो जब हिलेंगे तो आपका इंडेक्स हिलेगा। वो ज्यादा स्टॉक नहीं है, ये 15-20 ही स्टॉक है जिनका सही वेटेज है, जो इंडेक्स को हिलाते जुलाते हैं ये। बाकी एवियन के ऊपर जाने से नीचे जाने से इंडेक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके जो है वेव्स के ऊपर नीचे जाने से इंडेक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रीट कॉर्पोरेशन मार्केट ऊपर है तो ट्रीट नीचे जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो वेटेज वाले स्टॉक है, वेटेज वाले स्टॉक कौन से आपके बड़े बड़े, जैसे पीपीएल हो गया, ओजीडीसी हो गया, आपका एमसीबी बैंक हो गया, आपका अबीब बैंक हो गया, आपका पीओएल हो गया, पाकिस्तान ऑयल फील्ड हो गया, इसके अलावा आपका टीआरजी हो गया, ये जरा मोटे मोटे, एंग्रो कॉर्पोरेशन जो है आपका, जो है वो वेटेज वाला स्टॉक है, फौजी फर्टिलाइजर, एंग्रो फर्टिलाइजर, ये बड़े हैवी ड्यूटी किस्म के स्टॉक हैं। ये जब हिलेंगे ऊपर तो मार्केट को ये ऊपर उठा के लेके जाएंगे, ये जब नीचे आएंगे तो मार्केट सारी नीचे आ जाएगी। बाकी छोटे मोटे ऊपर जाते जाए नीचे जाते जाए, उससे इंडेक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। सीमेंट सेक्टर में आपके जो बड़े बड़े लकी सीमेंट है उसका अच्छा खासा वेट है मार्केट के अंदर, आपका चिरा सीमेंट, कोहाट सीमेंट का वेटेज या डीजीकेसी का वेट है मार्केट के अंदर ये। तो ये जो अब मोटे मोटे मैंने स्टॉक आपको गिनवाए हैं, इनके ऊपर नीचे होने से इंडेक्स ऊपर नीचे होता है ये। बाकी ये जो छोटे मोटे हैं, ट्रीट हो गया, वेव्स हो गया, पैल हो गया, इमेज हो गया, गंधारा हो गया, छोटे मोटे, इनसे कोई मार्केट को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये जो बड़े ऑटो सेक्टर के होंडा कार अगर हिलेगा, पार्क सुजुकी हिलेगा, इनकी फिर भी वेटेज है मार्केट के अंदर। इंडस मोटर जो है उसकी बड़ी वेटेज है मार्केट के अंदर। तो ये ऐसे स्टॉक कम ही हिलते जुलते हैं, लेकिन ये जब थोड़े से भी नीचे आते हैं तो इंडेक्स पर अच्छा खासा फर्क जो है ये डालते हैं ये। जी नईम अहमद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जी ताई साहब, एक तो ये पूछना था सर, ये सवाल जवाब का सेशन जो आपका लेते हैं आप, ये कौन सा टाइम है इसका? असल में मैं 15 दिन से बिल्कुल ऑफ था, कराची से बाहर था, मैंने ना मार्केट देखी ना कुछ किया, मुझे पता नहीं आपके टाइमिंग क्या थे। जी
किस वक्त आप लेते हैं, तो ये मुझे बता दें। और दूसरा ये GHGL का बता दें कि इसका कोई हल है सर? जी सर, इसका हल है ना, यहाँ पर ये लेना बनता है अब इसको, और इसको होल्ड करना बनता है। तो फिर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 50 रुपए तो कम से कम इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है, वो तो बड़े प्यार से ये 50 रुपए तक चला जाएगा अगर यहाँ पर हम इसकी बाइंग करें। अभी ये 41 रुपए के करीब करीब जो है इसकी क्लोजिंग हुई है, तो यही इसका तकरीबन बाइंग जोन बनता है। यहाँ पर कोई लेके रख ले इसको 41 पर, 40 पर, 42 पर भी, तो कम से कम मिनिमम टारगेट अपना 50 रखे। और जिस टाइम ये 50 से ऊपर निकल जाए, 52 का लेवल जब ये ब्रेक करेगा अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो बहुत चांसेस है कि ये 60-70 रुपए के करीब ही वहां पर पहुंच जाएगा ये। बाकी आपने मेरा ख्याल है थोड़ा ऊपर के लेवल पर लिया हुआ है, वहां पर तो सिर्फ सब्र करना ही बनता है ये। बाकी सर फिलहाल जो हमारे लाइव जूम सेशन थे, फिलहाल हमने उसको पोस्टपोन किया। हम उसको वीकेंड में क्या करेंगे, जैसे आज जुम्मे को हम अपना इसी तरह क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे ये। बाकी दिनों में हमारी टाइमिंग ये होती है कि ग्रुप हम ओपन कर देते हैं, तकरीबन टाइम रखा हुआ है हमने 4:15 बजे से लेकर 5:15 तक जो है हमारा ग्रुप ओपन होता है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप ग्रुप के अंदर मैसेज कर दें, तो इंशाल्लाह रात के टाइम जब भी मैं फ्री होऊंगा तो आपके सवाल का जवाब देकर वीडियो आपके साथ जो है वो अपलोड हो जाएगी ये, तो उसमें आप अपना आंसर भी देख सकते हैं ये। जी काशिफ अकरम साहब सऊदी अरेबिया से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा क्वेश्चन ट्रेड के लिहाज से मेरी बाइंग है 51.5 की, तो मैं इसमें ना ऐड करना चाह रहा था। तो अभी फर्स्ट ग्रीन कैंडल पे मैं ऐड नहीं करना चाह रहा था, मैंने कहा मैं आपसे मशवरा कर लूँ कि कभी यानी इसमें ऐड करूँ। और दूसरी चीज़ ये है सर, जो लाइव ये जो जूम सेशन जो आप अपलोड करते हैं ना, ये तकरीबन 12 बजे के नज़दीक यानी पाकिस्तानी टाइम में ये अपलोड होता है, तो बंदा देखेगा कैसे, तो बाद में सोएगा किस टाइम। अगर हो सके तो इसको थोड़ा सा अगर आप देख दिया करें 11 बजे तक अगर हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर नहीं, क्योंकि जूम सेशन भी जो आप करते हैं क्वेश्चन आंसर का वो भी तकरीबन 1 घंटे का होता है, इसलिए। जी सर बिल्कुल जो है ना वो कोशिश पूरी मेरी होती है कि 11 बजे से पहले पहले जो है ना इसको अपलोड कर दिया जाए। तो बहरहाल देर हो जाती है, असल में ये थोड़े काम शम पड़ जाते हैं, तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि 11 बजे से पहले पहले जो है ये जूम सेशन जो है आपके साथ जो अपलोड करूं। सर ट्रीट जो है ऐड करना बनता था यहाँ पर 39 पर, जब इसने बाउंस बैक किया वहां पर भी इसके अंदर एडिशन बनती थी। फिलहाल जो है अभी इसका लेवल है 46 का। जिस टाइम ये 46 का लेवल क्रॉस करता है तो वो भी एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनाकर 46 का लेवल क्रॉस करेगा और इसे ऊपर क्लोजिंग देगा ये। जिस टाइम आपको लगे ये 46 से ऊपर ऊपर क्लोजिंग देने वाला है तो उसमें आप दोबारा इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं ये। फिर अगली एडिशन आपकी प्राइस जब ये ऊपर चला जाए 55 के राउंड अबाउट, फिर वहां पर आपने इसके अंदर और भी स्केलिंग करते जाना है। फिर सारा पैसा तब डालना है जब ये 65 रुपए क्रॉस कर जाएगा, फिर जो कुछ आपने ट्रीट के लिए पैसा रखा हुआ है वो 65 से ऊपर ऊपर इसके अंदर बनेगा, इंटर करना ये। जी FM अवान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी फकीर मोहम्मद साहब आपको। जी सर। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। काजी साहब सवाल तो मेरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ अर्ज ये है कि तकरीबन 16 साल हो गए हैं मुझे मार्केट में काम करते हुए। तो पहले तो काफ़ी नुकसान उठाए हैं, लेकिन जब से मैं आपका ये प्रोग्राम देख रहा हूँ 8 महीने से, तो उस टाइम से बिल्कुल आपको कहना होता है उस पर चल रहा हूँ, तो उसमें मुझे काफ़ी फायदा हुआ है। तो मेम्बरान से भी यही गुजारिश को आपको फाएंगे तो बिल्कुल नुकसान नहीं उठाएंगे, वरना अगर वो अपनी मर्जी करेंगे तो नुकसान ही होगा। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये अल्लाह का एहसान है सर, यही कोशिश होती है कि किसी को जो है नुकसान हो, और ख़ास तौर पर पैसा अगर कमाना है मार्केट के अंदर तो वो आपने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर असल में दो कंडीशन होती है ना, दो चीज़ें मार्केट के अंदर। एक तो एक ऐसा टाइम होता है जैसे हमने पिछला टाइम गुजारा कि हमने स्टॉक लिए, अगले दिन प्रॉफिट टेकिंग हुई तो हमने प्रॉफिट टेकिंग करवा दी। ये पीछे वाला दौर था जब मार्केट 47,000 से ऊपर ऊपर थी, तब तो आप डे ट्रेडिंग करके या 2 दिन 3 दिन स्टॉक रख के पैसे कमा सकते थे। लेकिन अब जिस जगह पर मार्केट आ चुकी है वहां पर डे ट्रेडिंग से आप कख भी नहीं, यानी कुछ भी नहीं कमाएंगे। ये वक्त ही आपके स्टॉक फिर नीचे आएंगे, आपको पैनिक करेंगे। यहाँ पर जो बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि इतनी जो लंबी चौड़ी आपके साथ इन्वेस्टमेंट वाली लिस्ट आपके साथ शेयर की है, बाइंग जोन शेयर किए हैं, एक्सपेक्टेड टारगेट शेयर किए हुए हैं, यहाँ पर आप उस रेंज के दरमियान स्टॉक को ले लें और अपने टारगेट का बस इंतजार करें। ये तो ये स्ट्रेटेजी इस मार्केट में फिलहाल जो सिचुएशन है वो बहुत बेहतर है। पास मेंबर ये भी कहते हैं कि जी आप डे ट्रेडिंग करवाएं, शॉर्ट टर्म कराएं, फौरन तौर पर फौरी हमने तजर्बे करके देखे, बार बार स्टॉक नीचे आ जाते हैं, आपको पैनिक करते हैं, क्योंकि ये बार बार आपको पैनिक करेंगे ये। तो ऐसी सिचुएशन में डे ट्रेडिंग नहीं हो सकती। यहाँ पर आपने स्टॉक लेने हैं, होल्ड करने हैं। बार बार हम आपसे कहते हैं कि आपने एक्युमुलेशन करने हैं अपने स्टॉक्स को।
कोई से भी 2-4 स्टॉक हर सेक्टर के रख लें, एक्युमुलेशन करें। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन से कहता हूं कि आपको आने वाले दिनों में जब मार्केट बेहतर होगी तो जितनी भी लिस्ट मैंने आपके मैसेज करके आपके साथ शेयर किए हुए हैं वो सारे स्टॉक आपको अपने फर्स्ट टारगेट को पहुंचते हुए नजर आएंगे। ये जी अजीज चरानिया साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। भाई साहब मेरा सवाल थोड़ा सा टेक्निकल साइड पर है कि स्टॉक लेते वक्त किस चीज को सामने रखा जाए, ठीक है? आई मीन के जो शेयर्स मार्केट के अंदर फ्लोट किए हुए हैं उसका कितना परसेंट पब्लिक के पास है और कितना परसेंट कंपनी के पास है। मैं आपको कुछ चीजें जिसको मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। एक PICT शेयर है जिसने अभी 23 रुपए डिविडेंड दिया और ये 170 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और डेली अपने हाई ट्रेंड के ऊपर है। सेकंड PSO, ये 10 रुपीज डिविडेंड दिया और इसकी इनकम थी 60 रुपीज। ये जिस वक्त आया था शेयर 10 रुपीज पर तो ये माइनस होना शुरू हुआ था और 180 के समवेयर ये ट्रेड हो रहा है। और थर्ड शेयर जो है वो है TRG। ये 160 के ऊपर इसने 47 रुपीज की इनकम डिक्लेयर की और आफ्टर दैट ये आ गया तकरीबन 125 रुपए के ऊपर। TRG का जो वॉल्यूम है 15% मालिकों के पास है अकॉर्डिंग टू एक स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज लिमिटेड ने जो अपनी लिस्ट शाया की है, ठीक है? तो उसमें 15% मालिकों के पास और 85% शेयर्स इसके जो है वो पब्लिक के पास है। तो क्या वजह है कि अगर वो डिविडेंड देते हैं तो 85% मार्केट के अंदर पैसा लूज कर देंगे, इस वजह से डिविडेंड नहीं दिया, या इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है? जी जी सर, इस पे जो आपने 85% बताया ये यानी हो नहीं सकता कि 85% पब्लिक के पास जो है ना वो शेयर चले जाएं। इस तरह तो कोई भी पब्लिक में से जो बड़ी पार्टी जी चले अच्छा म्यूट करो दोबारा। एक मिनट सर, आप करें अनम्यूट आप जी। स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज लिमिटेड इन्होंने पूरी TRG की एक लिस्ट दी है जिसके अंदर इन्होंने ये दिया है कितने कितने शेयर्स इनके पास पड़े हुए हैं। JS ग्रुप के पास तकरीबन 16-17% शेयर है और TRG के जो है मोहम्मद ज़ियाउल्लाह खान चिश्ती इनके पास 15.33% शेयर है। और बाकी फिर लोगों के दिए हुए बाकी जितने भी कंपनीज हैं जैसे AKD हो गए, बाकी कितने कितने परसेंट शेयर किनके पास पड़े हुए हैं। तो ये 100% की इन्होंने एक यहाँ पर अपना दिया हुआ है शेयर लिस्ट के TRG कितने परसेंट कितने लोगों के पास रखे हुए हैं, जिसमें CEO के पास जो है अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट ओनली 15.33% है। जी यानी जो कंपनी के मालिक हैं उनके पास 50% से भी कम है और बाकी से ज्यादा स्टॉक उन्होंने आगे पीछे 15.33%। जी हाँ सर, मोस्टली होता यही है कि जो मालिकान के पास जो स्टॉक्स होते हैं ना वो मोर देन 50% होते हैं, तभी वो अपने मालिकान के हुकूक जो है उस स्टॉक के अंदर रख सकते हैं। ये अदरवाइज ये हो सकता है कि अगर ये फॉर एग्जांपल AKD को दे देते हैं या किसी और सिक्योरिटी को दे देते हैं और वो मिलकर इसके मोर देन 50% स्टॉक एक्वायर कर लेते हैं तो फिर तो मालिकान को ये हटा कर खुद अपने डायरेक्टर बना के ये सारा सिस्टम चला सकते हैं। ये होगा कुछ इस तरह कि ये जो उन्होंने फ्री फ्लोट स्टॉक मार्केट के अंदर दिए हुए उसका बताया होगा कि उसका 15% CEO के पास है, 15% जो है फलानी सिक्योरिटी के पास है और आम आवाम के पास इतना है। वो होगा तकरीबन हो सकता है 30% अगर उन्होंने फ्री फ्लोट दिया हो, 70% कंपनी ने अपने जो इनके प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं जो खास ऑनर्स होते हैं उन्हीं के पास ये स्टॉक्स होते हैं कंपनी के पास, उसको उन्होंने डिक्लेयर ही नहीं करते। जो 30% है उसका बताया होगा ये 100%, हम आपको बताते हैं कि 30% को 100% के हिसाब से कितने कितने लोगों के पास ये स्टॉक जो है मार्केट के अंदर मौजूद है। ये बहरहाल सर इसमें डिविडेंड जो होता है कंपनी को जब फायदा वगैरह होता है तो डिविडेंड उसने देना आपके अपने पैसों से ही होता है। ये बाहर से तो उसने देना नहीं होता, उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है डिविडेंड देने के बाद भी एज इट इज वही रहती है, फर्क नहीं पड़ता उसको कंपनी को। सिर्फ इसको एक अच्छा साइन समझा जाता है कि कंपनी प्रॉफिट में है तो उसने अपना डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया। इसमें दो इस पर भी मेरी वीडियो बनी हुई है। एक तो ये होता है कि वो डिविडेंड ना दे आपको, वही पैसा कंपनी के अंदर लगा दे, कल को कंपनी कोई ग्रोथ करती है तो उसके कैपिटल शेयर में जो है ना वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन हम कहते हैं कि जी हर सूरत इसको डिविडेंड देना चाहिए। हर सूरत डिविडेंड वही होगा जो 2-3 रुपये आपको मिल जाएगा, कैपिटल में कोई इसकी इंक्रीज वगैरह आपको नजर नहीं आएगा। जैसे एंग्रो फर्टिलाइजर है, फौजी फर्टिलाइजर आपको हर 3 महीने बाद डिविडेंड देते रहते हैं लेकिन प्राइस के अंदर आपको कोई खास फर्क नजर नहीं आता। प्राइस आपको वो कैसे बढ़ाए, क्योंकि जो उसको कमाया उसने आप में बांट दिया और अपनी वैल्यू को डी वैल्यू उसने कर दिया, यानी प्राइस को उसने नीचे कर दिया, डेप्रिशिएट कर दिया। ये तो जहां पर जो है ना ये आपने PSO या किस चीज को देखना चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर
उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी स्टॉक को देखने के लिए, एक तो देखें कि कंपनी अपनी अर्निंग कोई कर रही है या नहीं कर रही, और दूसरा जो इसका स्टॉक चल रहा है वो किस जगह पर चल रहा है, यानी कि क्या वो लेने के काबिल है, क्या वो अब उसकी जो वर्थ के मुताबिक उसकी प्राइस जो वो मैच करती है या नहीं करती। टीआरजी अभी अगर उसकी बुक वैल्यू आप देखें या उसकी जो निकलती है कि ओरिजिनल इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये अभी तो मेरा ख्याल है इसको सही करके इन्होंने कैलकुलेट भी नहीं किया, मेरे हिसाब से तो इसकी वैल्यू 70-80 रुपए से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए जो इसकी कंपनी की वर्थ है ये। ठीक है, यानी कि ये तो 25-30-40 रुपए वाला स्टॉक होता था जो अभी आजकल 160 रुपए 70 पर चला गया, वो भी इस वजह से कि इसकी खबरें अच्छी आई हैं तो लोगों ने महंगा महंगा इसका शेयर खरीद लिया, तो इसको उठा के वो ऊपर लेके गए। एज कम्पेयर टू पीएसओ की बात करें, जिस तरह की पीएसओ की अर्निंग आई है ऑलमोस्ट 52 रुपीज की, तो कम से कम उसका जो शेयर की प्राइस है मेरे हिसाब से 520 रुपए उसकी वैल्यू होनी चाहिए ये। तो अगर टीआरजी को पीएसओ से कंपेयर करें, चाहे ये दोनों डिविडेंड बिल्कुल भी ना दें, लेकिन इनके शेयर की प्राइस कम से कम इस लेवल पर होनी चाहिए, यानी पीएसओ होना चाहिए 500 रुपए का, और टीआरजी अगर उसकी अर्निंग उसने 5 रुपए दिए या 4 रुपए, अभी मुझे याद नहीं है कि उसने फाइनल अर्निंग क्या दिया, 7 रुपीज 47 रुपए 47, अगर 47 दिया, लेकिन आगे सिर्फ एक ही वजह, पहला उसने रिजल्ट अनाउंस किया, अगर कंसिस्टेंसी के साथ सेकंड रिजल्ट है इसका, तो अगर इसकी कंसिस्टेंसी रहती है तो कम से कम 400-450 रुपए का इसकी वैल्यू के हिसाब से, अर्निंग के हिसाब से इसका स्टॉक होना चाहिए ये। तो वो फिर आने वाले दिनों में इसकी डिमांड एंड सप्लाई पर फिर फर्क पड़ेगा कि डिमांड क्या है इसकी, है ना, कोई भी स्टॉक है उसकी डिमांड कितनी है। अब जैसे पीओएल है, पीओएल की बुक वैल्यू 70-80-60-70 के करीब घूमती रहती है ये, लेकिन डिविडेंड वो हाई डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक है जिसकी वजह से उसकी वैल्यू जो है डिमांड बढ़ती जाती है, वो आपको 350 रुपए के करीब करीब जो है वो नजर आता है ये। तो ये स्टॉक मार्केट बेसिकली ओरिजिनल प्राइस पर जो है ना स्टॉक नहीं चलता, ये डिमांड और सप्लाई की बेस पर ये ना स्टॉक चलता रहता है। जिसके पास सबसे ज्यादा माल पड़ा हुआ है इसका, वो इसको उठा के ऊपर लेके जाता है, डिमांड उसकी बढ़ा देता है, और जिसकी डिमांड खत्म हो जाती है तो वो स्टॉक बिल्कुल नीचे चला जाता है, चाहे उसकी अर्निंग बेताशा किस्म की, जैसे अभी कैप्को वगैरह, इससे पीछे कैप्को की अर्निंग बेताशा किस्म की अर्निंग उन्होंने शो की। अभी रिसेंट रिजल्ट तो चले उसका थोड़ा खराब आया, लेकिन आप देखिए उसकी वैल्यू क्या किया हुआ है उसके साथ, 25-26-27 रुपए का वो स्टॉक हुआ है ये, और उसकी अर्निंग थी पहले 15-16 रुपए के राउंड अबाउट, तो मेरे हिसाब से उसकी अर्निंग उन्होंने शो की थी ये। बहरहाल सर इसी तरह यह स्टॉक मार्केट ही। जी इजाज भाई आप अनम्यूट है, आप बोले। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब, क्वेश्चंस के सारे जवाब तो मिल ही गए हैं तकरीबन भाइयों की तरफ से, जो आपने जवाब दे दिए हैं। बस ये बता दीजिए कि अगर हमने ट्रेडिंग करनी है, अगर फर्स्ट कीजिए कि मैंने एवियन लिया हुआ है, एवियन मैंने परचेज किया हुआ है 117 पे, 118 पे, 120 पे, और मेरे पास क्वांटिटी है तकरीबन अगर 10,000 पीस पड़ा हुआ है, तो उनमें से मैं 2,000 पीस 3,000 पीस अगर बेच देता हूँ, शेयर्स अगर बेच देता हूँ जैसे ऊपर जाते हैं, और उसको नीचे से फिर परचेज कर लेता हूँ, उसका पैसा उसमें रखता हूँ, तो इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं इसके अंदर। और दूसरी क्या नाम है इसका, ट्रीट मैंने जो लिया था 47 पे, और ये 55 तक गया तो मैंने उसे बेचा नहीं। ये जब 39 के उसने टच किया 39.5 को, तो मैंने दोबारा इसमें परचेजिंग शुरू की है, और अब मेरी एवरेज इसकी तकरीबन 44.5 तक बन रही है, और मैं इसमें और ऐड करना चाह रहा हूँ, लेकिन इसे मैंने लॉन्ग टर्म्स के लिए लिया हुआ है। जब ये ऊपर भी गया तो मैंने इसे नहीं बेचा, और जब ये बहुत नीचे भी आया तो मैंने इसे नहीं बेचा, इवन कि मैंने इसे परचेज किया और इसके अंदर। तो इस पर रोशनी डालिए कि ये डे ट्रेडिंग कर सकते हैं इसके अंदर हम लोग अपने 25% शेयर्स की। जी जी सर बिल्कुल कर सकते हैं ना, जैसे एवीएन आपने सिर्फ ये चेक करना होता है कि स्टॉक कहाँ पर अपनी सपोर्ट लेता है और कहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है। अगर आपको ये लेवल सही करके समझ आ जाए किसी भी स्टॉक के, वो जब आप किसी स्टॉक के अंदर काम करेंगे तो वो आपको अंदाजा हो जाएगा। जैसे एवीएन है 109 रुपए के करीब इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट है, जो ही 109 के करीब आता है तो साथ ही टकरा कर बाउंस बैक कर जाता है, ऊपर निकल जाता है ये। तो आप 109 पर इसको ले लें, जब ये ऊपर टकराता है किसके साथ, 118 के साथ, फिर मुड़ के वापस आ जाता है ये, तो 118 पर आप इसको भेज दें, फिर दोबारा 109 110 रुपए का इंतजार करें, वहां पर फिर इसको ले लें, और फिर दोबारा ये 2-3 दफा आप करेंगे तो एक तो आपकी एवरेज भी बेहतर हो जाएगी। तो जो बड़े स्टॉक है जैसे 100 रुपए से ऊपर ऊपर के जो स्टॉक है, कम से कम 5-6 रुपए का जब तक आपको फायदा ना दे तब तक उनके अंदर ट्रेडिंग करने का कोई फायदा नहीं है। अगर 2 रुपए 3 रुपए के मार्जिन आप रखेंगे तो वो ब्रोकर का कमीशन, फिर इसके अलावा जो है जो आपका टैक्स पर कटेगा CGT, तो ये उसमें आपको कख भी नहीं बचेगा ये। तो बड़े स्टॉक में कम से कम 5-6 रुपए का डिफरेंस अगर आप रख सकते हैं तो आप इसको प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर कोई छोटे स्टॉक है 50 रुपए से कम वाले, अगर वो 2 रुपए 3 रुपए भी ऊपर जाते हैं तो वो अच्छा खासा गेन यानी कि शो करते हैं ये, तो उसमें कम से कम कुछ 2-4 पैसे बच जाते हैं। अदरवाइज 1 रुपया 1.5 रुपया इस तरह की ट्रेडिंग करने से, टका मारी से बेहतर ये है कि इन्हीं स्टॉक को, जैसे आपने ट्रीट को ऊपर के लेवल पर लिया, नीचे फिर आपने उसको दोबारा बाय कर लिया, अब ट्रीट जो है अगर ये 55 रुपए पर चला जाता है
और आपकी एवरेज 44 की बन रही है, 10 रुपए का जब ये डिफरेंस आएगा तो ठीक ठाक प्रॉफिट आपके पोर्टफोलियो में नजर आएगा। ये आपको देखकर भी खुशी होगी और आपने उसके लिए मेहनत भी नहीं की होगी। आपने मेहनत यही की है कि वो 39 पर आया तो आपने ले लिया और सब्र करके आप उसके अंदर बैठ गए। ये अगर आप बार बार लेना बेचना करेंगे तो अल्टीमेटली जो हमारा रिजल्ट है, फाइनल कंक्लूजन साल के बाद बंदा नेट लॉस में ही होता है। ये जो बार बार डे ट्रेडिंग जो आप कह रहे हैं ना, तो इस मार्केट में बेहतर ये है कि अभी जो सिचुएशन है, जो अच्छे अच्छे स्टॉक जहां पर आके रुक गए हैं, जैसे एवीएन बहुत ज्यादा नीचे नहीं आया, ये इतनी गंदी मार्केट के बावजूद भी ऑलमोस्ट 110 रुपए के राउंड अबाउट आके ये रुक गया यहाँ पर। तो इसका मतलब ये कि आने वाले दिनों में इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। अगर ये मार्केट ऊपर चली जाती है तो ये मार्केट ये चला जाएगा एवीएन आपका ऊपर। ऑक्टोपस कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये सिस्टम जो है ना वो ऊपर जाके आप रुक गया तो वो भी वापस परफॉर्म करेगा, तो ये भी निकल जाएगा आपका स्टॉक। तो इनको एवीएन को रखें फिलहाल, ट्रीट को रखें, इनको ना बेचें फिलहाल, आप छोड़ दें इनको। इंशाल्लाह ये आपको अच्छा खासा 50% 70% जो ये गेन देंगे, ये जैसे शक्ल इनकी नजर आ रही है, जिस तरह पैसा इनके अंदर लग रहा है ये, तो वो फिर आपके दोबारा पैसे बनेंगे। जो आपने वो तजर्बा किया था शुरू में पैसे आपके बने थे, वो फिर पैसे बनेंगे। फिर जब एक दफा पैसा बन जाए तो फिर आगे आपको, अब जो गलती आपने की कि पैसा बना के आप साइड पर रखना है, फिर 2-4 महीने फिर मार्केट का वेट करना है और डिप का वेट करना है, तो दोबारा फिर पैसा डालना है। तो इंशाल्लाह इस तरह फिर कमाते जाएंगे फिर ये। जी हुसैन अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी भाई। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि कल का दौरा है वज़ीर आज़म साहब का सऊदी अरेबिया का, तो इससे भी कोई बेहतरी आएगी? और दूसरा सवाल ये है कि जो आज कोई टिकर चल रहा था उस पे चैनल पे, ये न्यू ट्रेडिंग सिस्टम का ना, जो चाइनीज से लिया उन्होंने, उससे क्या बेहतरी आएगी स्टॉक एक्सचेंज में? जी सर, वज़ीर आज़म साहब जाएं या ना जाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। मार्केट के अंदर ना, मार्केट को हर चीज का पहले ही पता होता है। ये मार्केट ने अगर करेक्शन करनी है तो वो पहले करेगी, अच्छी न्यूज आएगी, न्यूज आने से पहले पहले मार्केट पहले परफॉर्म करना शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि वज़ीर आज़म साहब उधर से पैसा लेकर आएंगे तो आपकी मार्केट चलना शुरू हो जाएगी। मार्केट को अगर पता होगा कि वज़ीर आज़म साहब को कुछ मिलने वाला है तो मार्केट पहले ही परफॉर्म शुरू कर देगी ये। तो अभी ये फिलहाल तो मार्केट ने फिलहाल परफॉर्म नहीं किया सही करके। अगर मार्केट परफॉर्म करेगी तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि कोई ना कोई जो है ना चंदा मिलने जा रहा है ये। बाकी जो है सर, ये जो सिस्टम है ना, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये आपके जो आप टर्मिनल यूज करते हैं उसकी बेहतरी के लिए, बैकअप में जो ये काम करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, उसके लिए ये रखा गया है। ये अपने सिस्टम को बेहतर करने के लिए, जो आपके पास सारी लिस्टें वगैरह हर चीज़ आ जाती है, मैसेज अलर्ट आ जाते हैं, वो अपना सिस्टम जो है वो अपग्रेड करें। आपका टर्मिनल जैसे चल रहा है किसी ब्रोकर का वैसे ही चलता रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये। जी आतिफ साहब अबू धाबी से आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये ई कोप का पूछना था, थोड़ी सी बाइंग जो है वो 42 की हुई थी, बीच में फिर ट्रैवलिंग में आ गए तो फिर जो है ना स्टॉप लॉस लगा नहीं लगा सके, तो अभी इसमें क्या करना चाहिए? जी सर, फिलहाल तो ई कोप काफी नीचे आ गया ना, तो ये अच्छा स्टॉक है ये। इंशाल्लाह मार्केट बेहतर होगी तो ये दोबारा आपके रेट पर आ जाएगा ये। तो अब ये ऐसे लेवल पर है जहाँ पर ये बेचना नहीं बनता। अगर पैसे हैं तो ये 25 रुपए से 30 रुपए के दरमियान आप और ले सकते हैं इसको, ये बेचना नहीं आपने जब तक आपके रेट पर ना आ जाइए। हाँ जी, आमिर महमूद साहब कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी काजी साहब और बाकी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, मैंने WTL का पूछना, पिछले दिनों वो 250 से जब ऊपर जा रहा था तो मैंने उसमें स्केलिंग करता गया ना, तो वो आज मेरी बाइंग हो गई है ₹2.59 की जी। तो अभी वो थोड़ा नीचे आ गया है, तो मैं क्या जब एक दफा ऊपर जाए सपोज ₹2.70 वगैरह पे, तो मैं एक दफा बाइंग कर लूँ, नीचे आए तो फिर ले लूँ? दूसरा, एक दोस्त ने अभी क्वेश्चन किया था इंडेक्स के बारे में, उसके बारे में मैं जरा पूछना चाह रहा था। जैसे इंडेक्स 100 जो है, तो फिर 100 कंपनीज के वो है ना, जो फर्स्ट टॉप 100 कंपनीज है उनसे कैलकुलेट होता है ना इंडेक्स, तो और एक फार्मूला है उसका, तो जो फेस वैल्यू है, जो करंट वैल्यू है डिवाइडेड बाय द फेस वैल्यू, वो जितने भी पॉइंट्स बनते हैं वो शायद कंप्यूटर खुद ब खुद कैलकुलेट करता जाता होगा, जैसे जैसे बाइंग सेलिंग हो रही होती है 100 शेयर्स की, ऐसे ही है ना? जी जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसमें जो उन्होंने वेटेज रखा हुआ है ना, हर स्टॉक का अपना वेटेज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको वेटेज दिया हुआ है कि किसी का वेटेज 10% है, किसी का 17% है, किसी का 15% है, और बाकी जो रह के छोटी मोटी कंपनीज उनके छोटा थोड़ा बहुत वेटेज उसका होता है ना। तो ऐसे होता है ये, ऐसे जैसे आप कह रहे हैं कि पूरा 100 की 100 कंपनी का वेटेज निकाला जाता है, ऐसे नहीं होता ये।
बाकी जो है सर, आप WTL का जो आपने पूछा, WTL फिलहाल सर तजर्बे ना करें इसके साथ। 1.5 रुपए से 2.5 रुपए के दरमियान ये अपने बाइंग जोन में है, यहाँ पर इसको लेके फिलहाल रखें। जब कभी ये तकरीबन 3.5 रुपए से ऊपर चला जाए, 3 रुपए 70 पैसे, 3 रुपए 80 पैसे, वहां पर आप इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। फिर जब नीचे आए 3 रुपए के राउंड अबाउट, तो वहां पर दोबारा आप इसको बाय कर लें। और जैसे अभी किसी ने मेरे साथ इसकी एक न्यूज़ भी शेयर की, इनका कोई एग्रीमेंट भी हुआ है किसी बाहर वाली कंपनीज के साथ, तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये और भी बेहतर हो जाएगा ये स्टॉक। अब यानी इसको लेना बनता है इस रेंज में, ये जो 2 रुपए 30 पैसे 20 पैसे, इवन के मैंने कहा था 2 रुपए के करीब करीब ही आएगा, तो 2 दफा जो है ये अपने उस लेवल को टेस्ट कर चुका है। तो हो सकता है एक दफा तीसरी दफा टेस्ट करे तो फिर ये स्टॉक निकल जाए ये। तो बेहतर यह है कि इसको यहाँ पर एक्युमुलेट करें, और इंशाल्लाह अगर ये 1.5 रुपया भी ऊपर चला गया तो आपको ठीक ठाक पैसा दे जाएगा ये। जी मुमताज अली साहब सादकाबाद से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी मुमताज अली साहब। सर अनम्यूट का बटन आप दबाएंगे तभी कुछ हो सकता है ये। अंसर महमूद साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी मुमताज साहब आप बोले। जी मुमताज साहब आप बोल तो रहे हैं लेकिन मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी। सर कोई हेडफोन पहना हुआ है तो उतार के बोले। जी मुमताज साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। अंसर महमूद साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी के फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ लेकिन इसमें वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं होता। इसकी क्या वजह है? मैं असल में कंफ्यूज हूँ कि सरल, AGP और ग्लेक्सो में से किस में इन्वेस्ट करूँ, प्लीज गाइड कर दें। जी सर, जो भी अपने बाइंग जोन में है ना तो उसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है ना, तो तकरीबन सारी अपने बाइंग जोन में है। सरल थोड़ा सा ऊपर निकल गया शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि 180 रुपए से लेकर 220 रुपए के दरमियान इसका बाइंग जोन है ये। फिलहाल जो ग्लेक्सो है ये तकरीबन अपने बाइंग जोन में है 135 रुपए से लेकर 150 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन बनता है ग्लेक्सो का ये। और आज इसकी क्लोजिंग हुई है 148, फिलहाल 150 से नीचे नीचे है, तो बिल्कुल ठीक है ये। तो इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और ये बिल्कुल लोअर किस्म की कंपनी है ये। इसके अंदर वॉल्यूम हो या ना हो, आप इसकी टेंशन ना लें, आप इसके स्टॉक लेके रख लें। जब भी आपने कहीं बेचने होंगे तो ये आपको अच्छे लेवल पर कोई ना कोई खरीदार इसका लास्ट में मिल जाएगा ये। जी शाह जी साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी शाह जी के नाम से। साहब जी काई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काई साहब मेरे एक्चुअली दो सवाल हैं। एक तो मेरा किसी स्टॉक से रिलेटेड नहीं है, ये स्टील सेक्टर और जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है इसके हवाले से था कि तकरीबन सारे ही सेक्टर चल गए हैं, सीमेंट सेक्टर भी चल पड़ा है, लेकिन ये स्टील में अभी तक कुछ मूवमेंट नहीं दिख रहा है। और दूसरा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जैसे एच कार या PSMC हो गए, ये मुसलसल अपने डाउन ट्रेंड में है, तो अगर इसमें एंट्री डाली भी जाए तो अगले दिन ये स्टॉक वापस 4 रुपए 5 रुपए नीचे आ जाता है। तो इसमें क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, मतलब ये कहाँ तक इसका वेट करें नीचे आने का? जी जी सर, ये फिलहाल तो नीचे आ रहे हैं लेकिन ये कहीं ना कहीं रुकेंगे भी सही ना। जैसे होंडा कार की अगर आपने बात की, होंडा कार जो है ये अब अपनी बहुत अच्छी सपोर्ट पर आ गया है ना, 228 रुपए के करीब करीब इसकी क्लोजिंग हुई है। तो ये सारा इसका तकरीबन बाइंग जोन है, 150 रुपए से लेकर 250 रुपए के दरमियान इसका बाइंग जोन है। और प्रॉफिट टेकिंग लेवल इसके ऊपर कर गए 500-600 रुपए के दरमियान, ये प्रॉफिट टेकिंग भी फिर आपको करवाएगा ये। अगर बड़ा बाइंग जोन है तो बड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी उसके हिसाब से इसकी चलेगी ना। तो ये बेहतर स्टॉक है ये। अभी ऑटो सेक्टर ने हमारा परफॉर्म नहीं किया, जब परफॉर्म करेंगे तो आपको नजर आएंगे चलते हुए। सीमेंट सेक्टर जो है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्काउंट हो चुके थे, जैसे DGKC 70-80 रुपए पर आ गया था तो उसका बाउंस बैक करना बनता था। और इंटरनेशनल कॉल की प्राइसेस भी थोड़ी कम हुई है, जिसकी वजह से इनके अंदर एज आ गया कि इनको वापस रिवर्स करना चाहिए। तो हमने देखा जो ही कॉल प्राइस थोड़ी सी नीचे हुई तो आपका सीमेंट सेक्टर परफॉर्म करना शुरू हो गया ये। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे ऐसा दोनों सारी परफॉर्म करेंगे, आपका सीमेंट भी परफॉर्म करेगा और ऑटो आपका पहला परफॉर्म करेगा ये जल्दी जल्दी। DGKC तो आज 86 पर क्लोजिंग हुई है, तो ये आ गया था नीचे अच्छा खासा 67 पर, डिस्काउंट भी तो उस हिसाब से हुआ है ना। तो होंडा कार तो अभी आपका डिस्काउंट हुआ ही नहीं है, इसको तो 150 पर आना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये तकरीबन 228 पर रुका हुआ है ये। और यहीं से आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में किसी भी टाइम जो है इनके अंदर वॉल्यूम आने की देर है, जो ही वॉल्यूम आएगा तो आपको ऑटो सेक्टर जो है वो आपके हाथ में ही नहीं आएगा फिर ये। जी कमरान बेग साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं।
जी कामरान साहब। सर अनम्यूट का बटन दबाए ना कामरान बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपका इस Zoom सेशन का। सवाल तो बहुत से हैं लेकिन चलो बाकियों का भी टाइम है तो मैं शॉर्ट शॉर्ट दो चीजें पूछना चाहूंगा आपसे। एक तो ये जो आपने बताया था पीएसओ का बाइंग जोन, वो बाइंग जोन के नीचे उस तरह नहीं आ रहा है 130 170 आपने बताया था, तो क्या यहाँ पे जो मौजूद है इस वक्त बाइंग जोन, क्या इसी में इसको ले लेना चाहिए? और एवीएन जो है आज वो 108 से वापस बाई बैक वापस ऊपर गया है, उसका भी इंतजार कर रहे हैं, इसको भी ले लेना चाहिए? बस ये दो चीजें बता रहे हैं। सर असल मसला ये है ना कि ये अपनी बहुत अच्छी सपोर्ट पर खड़ा है ना पीएसओ, ये खासतौर पर 180 की जो इसकी सपोर्ट है ना, ये बहुत अच्छी सपोर्ट है इसकी। तो जो ही 180 के करीब करीब ही आता है तो साथ ही वापस जो है वो बाउंस बैक करके जो है वो निकल जाता है ये। तो बस 180 के करीब करीब ले लें इसको, लेकिन सारा पैसा बिल्कुल भी इसके अंदर ना डालें कि एकदम से सारा पैसा ये। और अगर कहीं ये इसने डिप ले लिया तो वही आ जाएगा 150 160 170 के दरमियान ये। और अगर यहाँ से बाउंस बैक कर गया, यानी जिस टाइम ये 200 रुपए से ऊपर क्रॉस कर गया और उसे ऊपर ऊपर क्लोजिंग दे दी, फिर जो आपने शुरू में लिया होगा और फिर इसके अंदर स्केलिंग करना शुरू कर दें, फिर बेफिक्र हो जाए। तो जब तक ये 200 से फिर ऊपर ऊपर रहेगा तब तक ये बिल्कुल चलता जाएगा। 200, फिर 200 के बाद 220 का लेवल, 220 के बाद 270-80 का लेवल, और ये एक दफा हाई बनाएगा अपना। जिस तरह इसने आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिया तो ये अपना हाई भी बनाएगा उस हिसाब से। बाकी एवियन सर अच्छा है आपका ये। एवियन बार बार के अभी 100 रुपए से ऊपर चला तो इसका नीचे आने का चांस मुझे बहुत कम लगते हैं कि ये नीचे भी आएगा। ये 110 108 पर इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट है, और जिस टाइम इसने अपनी सपोर्ट तोड़ कर कहीं नीचे क्लोजिंग दी, फिर कहीं चांस है कि ये 90-95 रुपए तक आएगा ये। वो भी अगर कहीं मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा मंदी आना शुरू होगी तब हो सकता है ये नीचे आए, अदरवाइज ये खड़ा रहेगा यहीं पर ही। जी साजिद इकबाल साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम सर। काजी साहब ये बताएं कि जब इंडेक्स रिकवर करेगा तो क्या 7 स्टॉक्स की जो प्राइस है वो भी इसी रफ्तार से रिकवर करेगी, या उसमें कुछ मैंने मतलब है कि एनालिस्ट को सुना है कि वो कह रहे हैं कि अभी न्यू बाइंग जोन बन जाएंगे कि जो आपका इंडेक्स है वो हो सकता है 48 को टच करे, लेकिन जो शेयर्स की प्राइस हैं वो अभी पिछले प्रीवियस लेवल्स को टच नहीं करेंगे। जी सर वो इस तरह है ना, जिन स्टॉक ने ऑलरेडी परफॉर्म कर लिया उनके चांस कम है ये। जैसे आप पिछले दिनों जितने भी स्टॉक्स छोटे मोटे सारे ऊपर गए, जिन्होंने सही अच्छा खासा गेन दिया, जैसे हो गया WGL हो गया, GGL हो गया, इमेज हो गया, NRSL हो गया, इस तरह के जितने भी स्टॉक्स थे जिनकी हम बहुत खबरें सुनते थे कि ये बहुत ऊपर जा रहे हैं बहुत ऊपर जा रहे हैं। तो जहाँ तक ये इसमें जो साइकोलॉजिकल जो पॉइंट है वो ये है कि हमेशा जब मार्केट चलती है दोबारा तो बड़े बड़े स्टॉक चलते हैं जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया होता, और छोटे मोटे स्टॉक जो है जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया होता वो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। ये लोग ये उम्मीद करेंगे कि क्या यहाँ पर होता अमूमन यही है कि जब इस तरह की मार्केट जब नीचे आ जाती है तो जब मार्केट अपनी रिकवरी मोड में जाती है तो मोस्टली फिर वो स्टॉक चलते हैं जिन्होंने पहले परफॉर्म नहीं किया होता। तो ज्यादातर चांसेस जो मुझे लग रहे हैं, जो आपके ऑटो सेक्टर ने अभी तक सही करके परफॉर्म नहीं किया, आपका फार्मा सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया, आपका ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने जो है वो अभी तक परफॉर्म नहीं किया, तो अब ये नहीं बारी है कि वो सेक्टर जो वो परफॉर्म करे। स्टील सेक्टर ने अभी तक आपका परफॉर्म नहीं किया। जो परफॉर्म करते रहे वो बिल्कुल ऐसे स्टॉक थे जो बिल्कुल जिनका ना सर था ना पाँव था। ये जैसे कई ऐसे स्टॉक देखे जिस पहली दफा लोगों ने उसको ऊपर जाते जाते जो है वो देखा ये। तो अब उम्मीद ये है कि जब ये मार्केट का एक नया अप ट्रेंड अगर शुरू होगा तो आपको और वो स्टॉक चलता हुआ नजर आएगा जो पहले जिसने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं किया था। ये नहीं होता क्या है कि यानी कि पहले जिन स्टॉक ने परफॉर्म किया वो ऊपर निकल के लोगों को ऊपर के लेवल पर बाय करवा के वो तो आगे नीचे, अब लोग वहां पर लटके रहेंगे और अब इसके बाद वो दूसरे स्टॉक चलाना शुरू कर देंगे। तो जब तक लोग उन स्टॉक से अपना लॉस बुक करके इन स्टॉक की तरफ जाते हैं तब तक इन स्टॉक का भी अप ट्रेंड जो है वो तकरीबन खत्म हो चुका होगा। ये तो इस तरह स्टॉक मार्केट जो है वो साइकिल के साथ जो है वो चलती जाती है। ये जी अरसलान खान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल है जी? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। काजी साहब एक तो आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, आप ये डेली जो जूम सेशन करते हैं मेहरबानी करके यही करना शुरू कर दें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि टाइम ही नहीं मिलता आपकी वीडियो ही देखने का, और मैसेज टाइम जो आपने दिया हुआ है उस टाइम तो सफर में होते हैं, पता ही नहीं चलता जनाब जी टाइम का कहाँ आया कहाँ गया। तो ये एक रिक्वेस्ट थी। तो दूसरी बात ये है कि ट्रीट का मैंने किसी बंदे से सुना था, मैं तो खैर अभी थोड़ा अर्सा हुआ काम कर रहा हूँ, वो कह रहा था यार ट्रीट जोन्स है 170 180 का स्टॉक है ना,
तो इस बारे में आप क्या कहते हैं, क्या वाकई इसने एक दफा इसने 20-22 लाख अपर कैप जो से इसने इकट्ठे लगाए थे और ये इस लेवल का है? अगर इसे लॉन्ग टर्म रखा जाए, साल 2 साल के लिए रखा जाए, तो एक्सेप्टेड है कि 120 या 100 प्लस जाए? थैंक यू। जी अरसलान भाई, जो है ना, जो जूम सेशन आप देख रहे हैं ये बीच में डिस्कनेक्ट हो गया बीच में, और 1 घंटे से तकरीबन ज़्यादा टाइम हो चुका है और अभी भी काफ़ी हैंड रेज हैं, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन भी है ना। तो जो दूसरे जूम सेशन है, जैसे मैं आपके क्वेश्चन लेके वो जवाब देता हूँ, तो तकरीबन 40 मिनट में ऑलमोस्ट सबके जवाब भी हो जाते हैं और अच्छे खासे सवालों के जवाब होते हैं। ये अभी मोस्टली होंगे 25-30 सवाल आप लोगों ने मैक्सिमम मेरा ख्याल है पूछे होंगे, कि टाइम भी बहुत ज़्यादा जो है उसमें लग जाता है ना। तो आजकल असल में मेरे कॉलेजेस भी जो है ना, कोरोना के बाद अब आपको पता है ये सारे कॉलेज वॉलेज खुल गए और एक ही पॉलिसी है कि आप टीचरों को खूब करके दबाया जाए, इनको खूब क्लासेस दी जाए। तो इस वजह से बहुत यानी कि एक्टिक हो जाता हूँ मैं, सुबह मार्केट, फिर दिन को सारी क्लासेस, और फिर शाम को आके दिल करता है कि बस किसी से बता बात भी ना करे ना। तो फिर इसके बावजूद कोशिश की जाती है कि फैमिली को भी टाइम दिया जाए और आप लोगों के लिए भी टाइम निकाल कर अच्छे मूड के साथ जो है वो जूम सेशन जो है वो लिया जाए, आपके सवालों के जवाब दिए जाए। तो फिर तकरीबन 11-12 बज जाते हैं, 11 बजे वीडियो अपलोड होनी, फिर आपकी जो है ना डेली की जो भी अगर कोई स्टॉक बाय करवाए हुए हैं उसका एनालिसिस करके 12-1 बज जाता है, फिर भी सोते सोते ये। तो इसलिए रखा गया कि वीकेंड में आपके साथ, यानी कि चाहे अगर आप लोग चाहते हैं तो 3 दिन लगातार हम वीकेंड में जूम सेशन रख सकते हैं, लेकिन सवाल आपने वही पूछने हैं कि इसका क्या करना है, उसका क्या करना है, तो वो आप मुझे मैसेज ही कर दें तो मैं आपके जवाब जो है आपको दे दूंगा। ये बाकी सर ट्रीट इस लेवल का स्टॉक है ना, बिल्कुल क्यों नहीं है स्टॉक, ये तो 300-350 रुपए वाला स्टॉक होता था और एक अरसे तक ये 300-350 तक ही रहा था, नीचे आता ही नहीं था ये बिल्कुल। ये फिर इसके अंदर करेक्शन आई है और पता नहीं क्या क्या हुआ इस कंपनी के अंदर, इसने बहुत ज्यादा पैसा इधर उधर डाल दिया, कभी बैटरियों की तरफ चलेगी तो कभी फार्मास्यूटिकल की तरफ चलेगी, फिर मोटरसाइकिल इसने बनाना शुरू कर दिए, फिर इसने जो है वो यूनिवर्सिटी बना दी। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ये अपने सारे प्रोजेक्ट्स को वाइंड अप करके एक जो अपना काम है ब्लेड बनाने का वही अब सही करके उसमें लगी हुई है। तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा स्टॉक है, ये 100-150 रुपया इसके लिए कोई नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर ये 100-150 रुपये का हो जाता है। मेरे हिसाब से इसकी अचीवमेंट होगी जब ये दोबारा 350-400 पर चला जाए, तब मैं समझूंगा कि वाकई ट्रीट ने अपना जो है प्रॉपर एक बाउंस बैक किया है ये। तो इस लेवल का ये स्टॉक है, जिसने भी आपसे कहा वो ठीक है। हम भी जो एक हफ्ते से ये काफ़ी 10-15 दिन से मैंने आपको ये शेयर भी किया आपके साथ कि ये इसका बाइंग जोन है और ये इसका एक्सपेक्टेड टारगेट है। तो आपको इधर उधर की किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, मैं इधर जो आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह ये बेहतर होगा ये स्टॉक आपके लिए। जी तनवीर अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? काजी साहब मैंने आपकी वीडियो ऑसिलेटर के बारे में, जिसमें वो वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम एक तो अप ट्रेंड पे आ रहे होते हैं ना, अपवर्ड ग्रीन और रेड, एक जीरो की लाइन से डाउन ट्रेंड में जा रहे होते हैं माइनस में, उनका क्या मकसद है उन वॉल्यूम्स का? और ये वो बताएं, और दूसरा ये बताएं कि ये जो ओवरसोल्ड और ओवरबॉट का है, ये कुछ समझ नहीं आता कि कोई बेच रहा है तो कोई खरीद तो रहा है, तो ये जरा क्लियर करें तफसील से। और वो उन लाइन जी सर चले वो मैं बता देता हूँ ना, ये असल में जो आपका नीचे की तरफ जो लेवल जा रहा है ना, इसका मतलब ये कि उसके अंदर जो है वो सेलिंग प्रेशर जारी है और वो स्टॉक नीचे जाता जाएगा। वो जो लाइन से नीचे नीचे आप कह रहे हैं जो हिस्टोग्राम आपको नजर आ रहा है ये, और जब हिस्टोग्राम नीचे से ऊपर की तरफ जाना शुरू करे तो इसका मतलब ये कि अब इसके अंदर कोई बाइंग कर रहा है तो ये नीचे से ऊपर जाता जाएगा। बाकी जो आपका दूसरा सवाल है कि कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है और वो स्टॉक नीचे जा रहा है, तो उसमें ये होता है कि अक्लमंद आदमी बेच रहा होता है तो बेवकूफ़ आदमी खरीद रहा होता है ये, यानी कि उसको वो लेवल पता नहीं होता कि कहाँ पर हमने खरीदना होता है। वो आपको माल ऊपर के लेवल पर पकड़ाता जाता है और आप नीचे ये सोच कर लेते जाते हैं कि बाय ऑन डिप बाय ऑन डिप बाय ऑन डिप, और नीचे आप एवरेज भी करते जाते हैं तो वो इतना डिप ले लेता है कि आपके प्राइस से अच्छा खासा नीचे चला जाता है और वहां पर आके कम अज कम 2-4 साल फिर वो स्टॉक रुका रहता है ये वाला ना। तो ऐसे काम होता है इसका। तो बेहतर ये कि जब भी कोई स्टॉक नीचे के लेवल पर हो तो उसका ऊपर कोई ना कोई एक ब्रेकआउट होगा, जब तक वो ब्रेकआउट नहीं देता तब तक आप उस स्टॉक के अंदर जो है वो एंट्री ना लेंगे। जी राना अनवार साहब है दुबई से, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा ये सवाल है डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड वाली जो शेयर हैं वो कैसे सिलेक्ट करते हैं, और जो आपकी कोई लिस्ट हो डिविडेंड वाले, अच्छे डिविडेंड देने वाली कंपनी के शेयर, वो बताएं। सर ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप सिंपल गूगल में लिखें टॉप डिविडेंड यील्ड स्टॉक ऑफ पाकिस्तान, तो आपके पास ये 70 किस्म की कंपनियां आ जाएंगी जो सही डिविडेंड देती हैं। मोटी मोटी कंपनियां मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान ऑयल फील्ड है POL बहुत अच्छा डिविडेंड देता है। आपका जो है वो FFC है बहुत अच्छा डिविडेंड देता है। EF जो है
EFERT इसका सिंबल है, ये भी आपका बहुत अच्छा डिविडेंड देता है। अभी पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर जो है PICT, इसने भी बहुत अच्छा डिविडेंड दिया। ये सारी आपको डिविडेंड, PPL और GDC भी अगर आप ले लेंगे तो वो भी डिविडेंड देने वाली कंपनीज हैं ये। तो ये सारी डिविडेंड आपने कौन सी 100 कंपनियां इकट्ठी करनी है, आपने 2-4 ही कंपनियां लेनी है, तो इन्हीं में से अगर डिविडेंड कोई कंपनी लेनी है तो इन्हीं में से कोई 1-2 कंपनियां ले लें बस। जी इशरत अली खान साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। भाई साहब असल में अब जो पोजीशन है ये कि 47,000 अबव पे मैंने जो है बाइंग की थी, अब तो खैर बहुत ही नीचे आ गया वो सारा। आप ये कहते रहे काजी साहब कि ये मतलब सुसाइड है अगर आप इसको एवरेज करेंगे, लेकिन अभी जो सिचुएशन है, जैसे फर्ज किया मैंने WTL 3.70 में लिया है, 70,000 है मेरे पास, मैं अब एवरेज कर सकता हूँ? या इसी तरह से पे सेट काजी साहब वो 563 का मैंने लिया हुआ है, अब वो तकरीबन 4.25 रुपए, मतलब अब एवरेज कर सकता हूँ इस वक्त? जी सर बिल्कुल, आप एवरेज कर सकते हैं आप इनको ना, क्योंकि ये अब इनकी तकरीबन बॉटम रेट है ये। अगर WTL की भी बात करें तो 2 रुपए के राउंड अबाउट, अगर 2 रुपए 3 पैसे पर जब आया था, 2 रुपए से लेकर 2 रुपए 10 पैसे 20 पैसे के दरमियान, ये तकरीबन अपने बॉटम रेट पर ही है ये। तो यहाँ पर लेना एवरेज करना नहीं कहलाएगा ये समझे कि आपने फ्रेश एंट्री ले ली। यहाँ पर एवरेज, वो जो एवरेज वाला कंसेप्ट है यहाँ पर बनता है कि आप यहाँ पर स्टॉक ले लें इसके। ये पेस आप 4 रुपए पर बिल्कुल ले सकते हैं ये, तो इसको हम एवरेज करना नहीं कहेंगे ये। हम यानी कि यहाँ पर आप कहेंगे कि आप प्रॉपर आपने यहाँ पर इसकी फ्रेश बाइंग की है। यहाँ पर आप जो ऊपर वाला लिया हुआ है उसको रहने दें, उसको फिलहाल भूल जाएं। अब ये जो नीचे वाला आपने लिया हुआ है ये इंशाल्लाह आपके उसी रेट पर पहुंच जाएगा जहां से आपने ऊपर वाला माल खरीदा होगा ये। तो ये नीचे का प्रॉफिट ऊपर का बराबर, तो ये आपको अच्छा खासा जो है वो गेन देगा ये। एवरेज उसको हम कहते हैं जहां पर मार्केट का नीचे पता ना चले स्टॉक का डिप कहां पर है। यहाँ पर जैसे NRL की मैं मिसाल देता हूँ। NRL अगर किसी ने लिया हुआ है 600 रुपए का, तो वो जब 500 का आया तो उसने वहां पर एवरेज की, क्योंकि 500 अब उसका एवरेज करना बिल्कुल बेकार है, वो खुदकुशी है ये, क्योंकि 500 तो उसका डिप नहीं था। आखिरी बॉटम इसका कहां पर है NRL का बॉटम है 250 रुपए का ये। तो जब तक 250 पर नहीं आता तो एवरेज करना तो बिल्कुल बनता ही नहीं है। वो 500 पर एवरेज करता रहा, 400 पर एवरेज करता रहा, 300 पर एवरेज करता रहा, और सारा कोई पैसा खत्म कर दिया अपने उसने। तो अब फिर वो 250 पर आ गया, अब वो क्या करेगा यहाँ पर, तो अब कुछ भी नहीं कर सकता, बेबस हो गया। अगर वो यहाँ 250 पर आके उसने अपना एक बॉटम बनाया और 250 से रिकवर करके 270 पर चला गया, यहाँ पर अगर वो एवरेज करता है तो ये कदरे एवरेज को एक माइंड भी जहन भी बनता है कि ये सही एवरेज की है ये। तो यहाँ से अगर वो रिकवर करके 400 तक चला जाता है तो ऊपर और नीचे का लिया हुआ तकरीबन वो आराम से एग्जिट कर जाएगा ये। तो आप अगर आपने WTL ऊपर के लेवल पर लिया हुआ तो यहाँ पर एवरेज करना बनता है 2 रुपए 10 पैसे 20 पैसे के दरमियान। अगर ये कहीं आ जाता है फिर दोबारा, तो बिल्कुल 2 रुपए 30 पैसे भी अगर नीचे आपको मिलता है तो भी आप इसको जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि अब ये लेवल ठीक है इसके, अब ये सेफ लेवल है ये। पेस अगर 4 पे से अगर नीचे आपको ये मौका दे देता है फिर तो ये बहुत अच्छा ही है। तो आने वाले दिनों में इसका टारगेट होगा 7 रुपए का टारगेट ये। तो वो ऊपर वाला और नीचे वाला मिला के तो आपको ये अच्छा खासा फायदा देगा ये। तो इस तरह ये जो एवरेज का कंसेप्ट है ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी ना। ठीक है, दोबारा अनम्यूट कर रहा हूँ ये, करें अनम्यूट, जरा दोबारा करें चले जी। भाई साहब मैं ये कह रहा था कि वो सेशन बहुत जबरदस्त है आपका इस सवाल जवाब का, इसमें वाकई में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और आप इसमें डांटते भी ज्यादा है लोगों को, वो उसमें ज्यादा सही रहते हैं आखिर क्योंकि आप जाहिर है पूरे दिन। चले वो कोई नहीं मसला। भी असल में ये पहले हमारी सैटरडे ऑफ नहीं होता था ना, अब हमारा सैटरडे इन्होंने, अल्लाह इनका भला करे, इन्होंने हमारा सैटरडे ऑफ कर दिया, लेकिन टाइमिंग हमारी बढ़ा दी है थोड़ी ना। पहले ये हमें 6 बजे ऑफ कर देते थे, अब ये तकरीबन 6:30 बजे हमें ऑफ करते हैं ये। फिर घर पहुंचते पहुंचते 7:30 जो है वो बज ही जाते हैं ये। फिर उसके बाद अपने थोड़े काम शाम होते हैं। तो बहरहाल इंशाल्लाह वीकेंड में हम रखेंगे, कल भी हम दोबारा अपना एक और लाइव जूम सेशन रख लेंगे। जिनके कोई सवाल रह गए तो हम वीकेंड में आगे 3 दिन हमारे पास मौजूद है, कोई इशू नहीं। कल का फिर एक जूम सेशन रखेंगे, परसों का फिर लाइव जूम सेशन रखेंगे। 3 दिन आपके लिए, बाकी 4 दिन मैसेज में हम छोड़ देंगे ये। कितने सवाल पूछने आप पूछते जाए, अभी भी टाइम हमारा ऊपर हो गया, लेकिन जब तक आपके सवाल खत्म नहीं होते हम चलाई रखेंगे जूम सेशन को ये। जी वकार साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, मुझे पूछना था कि ASL के बारे में पूछना था। 20 रुपए 70 पैसे की बाइंग है, कैसे रखना चाहिए? सर रखना चाहिए ना इसको, ये 18 रुपए से लेकर 22 रुपए के दरमियान ASL का ये सारा बाइंग जोन है, 18 से 22 के दरमियान। तो आपने 20 का लिया हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है, 18 पर भी आए तो और लेना है आपने इसको ये। तो आने वाले दिनों में जब ये तकरीबन पहुंच जाए 26-27 रुपए के करीब,
वहां पर पहली आपने इसकी 25% की प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ये अगर यहाँ पर आपने पूरा इसको खरीदना ही है, अभी तो ये आगे 17 रुपये 52 पैसे पर भी आया हुआ है ये, तो यहाँ पर भी बुरा नहीं है ये, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छे रेंज पर है ये। तो ये आने वाले दिनों में आराम स्कूल से 26-23 रुपए का ये स्टॉक है ये, वहां पर तो ये आराम से पहुंच जाएगा ये, तो इसलिए इसकी बिल्कुल भी टेंशन ना नहीं आप। जी जाहिद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब मैं तो सोच रहा था आज आपसे लड़ाई करूं, लेकिन अभी जो आपने बातें की है ना, ये वाली जी क्या 3 दिन हम आपको दे दिया करेंगे, ये हमारे लिए चलो बेस्ट हो जाया करेगा, दिल खुश हो गया ना। नहीं तो मैं कहता था तो काजी साहब से लड़ाई ही करनी है ना, क्योंकि हम तो एक फैमिली जैसे कॉल चलती है तो फैमिली के तरीके जुड़ के बैठ जाते हैं और बड़ा मजा आता है यकीन करके जानो ना। और दूसरा मेरा सवाल ये था कि मैं ना एक अजीब सी मुझे ना शरिया और नॉन शरिया का बड़ा यानी कि मसला बन रहा है। वेबसाइट से तो मैं चेक कर लेता हूँ, लेकिन उनके आगे जैसे परसेंटेज लिखी होती है वो क्या चीज़ है। दूसरा मैंने यहाँ से काफ़ी मुफ्तियों से पूछा था, मुझे तो मुल्तान से कोई सही नहीं सवाल का जवाब मिला था, तो मैंने फिर वो वीडियो यूट्यूब पे देखी थी, तो उससे मैंने ये चेक वगैरह करना शुरू किया था ना। इसके बारे में ज़रा मेहरबानी करके थोड़ा सा रहनुमाई कर देते हैं। सर ये इस पर हम कई दफ़ा बहस कर चुके हैं ना, ये असल में ये हमारा शोबा नहीं है, ये मुफ्तियान कराम भी बता सकते हैं इसके बारे में। असल ना तो हमने जहाँ पर अपनी तहकीक किया उस लिहाज से तो ये बेहतर है। जो नॉन शरिया स्टॉक है आप उनके अंदर ना काम करें, शरिया स्टॉक्स के अंदर आप रहकर काम करें, जो प्रॉपर तरीका है, जो कंपनी अच्छा काम करी आप उनके अंदर काम करें। बाकी लिस्ट आपके पास मौजूद है, PSX की वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगी, SCStrade.com की वेबसाइट से भी शरिया की लिस्ट आपके पास मिल जाएगी कि कौन से स्टॉक शरिया है। बहुत ज़्यादा स्टॉक शरिया स्टॉक में शामिल है, मोर देन मेरे हिसाब से 250-300 स्टॉक के करीब ऐसे स्टॉक उन्होंने कैटेगराइज किए हुए जो शरिया कंप्लाइंस में आते हैं। इवन जो हम WTL कहते हैं ये भी शरिया कंप्लाइंस का स्टॉक है ये, तो आप उसको ले रखें इंशाल्लाह, ये सारे इनके काम अच्छे हैं ये। हाँ जो कंपनियां सही काम नहीं करती, कोई 2 नंबर काम करती हैं, जिनका जो है ना काम सही नहीं है, तो आप उनसे दूर है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी, हम उसके अंदर आपको नहीं रिकमेंड करते बाय वगैरह करें। इसके अलावा ये जो शराबें बनाने वाली कंपनीज हैं इनके अंदर ना बाय करें। तो बाकी जो जायज़ कंपनी है उनके अंदर आप पैसा डालें, इन्वेस्टमेंट करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मसला होना चाहिए किसी को। जी हाफिज उस्मान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा काजी साहब, लाइव सेशन का एक तो चलो क्वेश्चन था वो आपने बता दिया कुछ, तो दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो ट्रीट बाय किया हुआ है, ट्रीट मैंने बाय किया हुआ है, ये है तकरीबन 5500 मैंने शेयर लिया था, लेकिन बहरहाल वो आपने उस दिन मुझे कोई 5-6 हज़ार बच रहा था, तो आपने होल्ड का कहा तो बहुत ही नीचे होल्ड हो गया, तो बहरहाल वो मसला नहीं है। अच्छा मेरी एक तजवीज़ पहले ये चल रही थी व्हाट्सएप ग्रुप में भी, तो मैं वही चाह रहा हूँ कि अगर आप स्पेसिफाई करें ना कि कुछ यानी ब्रैकेट्स बना के, मैंने कहा था कि अगर आप ब्रैकेट्स बना दें 5 लाख वाला ये ले ले, 10 लाख वाला, ये एक तजवीज़ है, मुमकिन है आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं मेरे से, तो वो उस तरीके से अगर आप पोर्टफोलियो दे दें तो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट हो सकता है एक ग्रुप में रहते हुए। शुक्रिया। सर समझिए 5 लाख 10 लाख किस तरह यानी कि पोर्टफोलियो बनाओ, थोड़ा एक्सप्लेन यानी जैसे आप कहते हैं ना कि मुझे आपने एक सेशन में बात की थी, अगर मुझे पता हो ना कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप ये वाले शेयर खरीद लें, इतने ये वाले खरीद लें, तो आप परसेंटेज भी आप बताते हैं कि भी इतने % ये लें, 25% ले लें किसी भी चीज को बाय करता है, तो वो स्पेसिफाई करते हैं ना चीजें, तो हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा कि भाई ये चीज हमें स्पेसिफिकली 25% लेनी है। जी हाँ सर, वो जनरल मैंने आपको एक तरीका बता दिया था कि कोई भी आपकी जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट है तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट का उस हिसाब से जो है ना वो कैसे कैसे करके बाय करना है। ये चाहे 1 स्टॉक लें 2 स्टॉक लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि एक बंदे के पास 10 करोड़ है, वो कहता है मैं सिर्फ 2 स्टॉक ही लूंगा। ये अब 10 करोड़ के सिर्फ 2 स्टॉक उसने रखने हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट का तरीका फिर वही होगा कि 5 करोड़ एक को देना है, 5 करोड़ दूसरे को देना है, और फिर 5 करोड़ का पहली दफा स्टार्ट में वो कैसे करेगा, वही 25% का फार्मूला है ये वाला। तो 25% के साथ अपने बाइंग जोन में वो ऐड करता जाएगा, वो पूरा मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप एक बंदा जिसके पास सही 50,000 है, तो 50,000 में वो चाहता है मैं 5 स्टॉक लूँ, तो 50,000 के 5 स्टॉक वो कैसे मैनेज करेगा। ये फिर तरीका उसका भी वही होगा कि उसको पहले अपने पैसों में डिवाइड करे, फिर 25% लगाता जाए। लेकिन ऐसा करता कोई भी नहीं है, ये सिर्फ जुबानी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली में आप सारे ही एक ही दफा कोई स्टॉक आपको नजर आएगा ये बहुत ऊपर जाएगा, तो सारा पैसा आपने उसी में डाल देना पहली दफा ही है, और फिर जब उसे नीचे आ जाना है तो फिर आपके दिल ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये तो ये भी एक पूरी एक साइंस है, इसको प्रॉपर एक मैनेज करना और चलाना। ये फिर मेरे लिए तो मुश्किल है,
कि कैसे कैसे। मेरा ये नहीं कि यही तरीकाकार होता है कि जो भी स्टॉक मैं आपको रिकमेंड करूं तो आपने सिर्फ 25% उसको उठाना है, अब ज्यादा नहीं उठाना है ये। अब अगर आगे जाकर ट्रीट 58 का हो जाता है, जैसे आज मैंने बाय करवाया, कल को ये 58 का हो जाता है, तो मैं आपसे कहूंगा होल्ड एंड ऐड। ये नहीं कहूंगा कि BZ करके अब ट्रीट BZ हो गया, BZ किधर हो गया, पहले हमने उसको बाय करवाया हुआ है यहाँ पर। तो अब ये होगा कि अब होल्ड एंड ऐड होगा, जिन्होंने पहले लिया हुआ है अब 25% और इसके अंदर ऐड करेंगे। फिर हो सकता है जब ये 65 रुपए पर जाएगा तो फिर मैं कहूंगा होल्ड एंड ऐड। ये उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने अभी 42 पर उसको बाय कर लिया, ये उनके लिए नहीं होगा जिन्होंने फ्रेश बाय करना है। ये फ्रेश बाय वाला काम खत्म हो गया ये। तो इस तरह करके आप अपने किसी भी स्टॉक को, यानी आज अगर NRL आपको बाय करवाया किसी को भी, जैसे मैंने आज आपको NRL की कॉल दी, PICT की कॉल दी, तो इसका मतलब है कि जिसके पास चाहे 1 करोड़ है चाहे जिसके पास 50 करोड़ है, उसने जितना पैसा इसके लिए रखा हुआ है उसका सिर्फ 25% से लेना है, बाकी 75% पैसा इस स्टॉक का उसके पास मौजूद होना चाहिए। ये बहरहाल अब ये पता नहीं ये वाली बात भी कितने लोगों को समझ आती होगी या नहीं आती होगी, ये इसको गौर से सुनेंगे। और वो पिछले जो जूम सेशन में ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन की हुई है, तो इस हिसाब से जब प्रॉपर तरीके से आप चलेंगे तो फिर फायदा होगा स्टॉक मार्केट में। नहीं तो फिर आप ब्लंडर करते जाएंगे। एडवेंचर जो होते हैं ना, एडवेंचर एक ही दफा स्टॉक ले लिए, फिर थोड़ा सा ऊपर गया तो सारे का ले लिया, फिर जब नीचे आया तो फिर लेके बैठ गए जब लॉस ज्यादा नजर आता है ये। तो ये एक पैनिक सिचुएशन होती है। इमरान खान साहब हैं हैदराबाद से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी सर बड़ी खुशी हुई सर आपसे कि दोबारा जूम सेशन स्टार्ट हो गया सर। सर वो और ये करनी थी सर, ये सिलसिला सिर्फ 3 दिन का ही रखा करें, बाकी सब ये 4 दिन का ही रखें आप, भले मैसेज वाला सिलसिला ना। और सर दूसरी बात ये अर्ज करनी थी सर, एक कॉन्सेप्ट मेरे समझ में नहीं आया सर। आपने कहा कि बाइंग जोन में जो स्टॉक आता है तो सर वो तो हम एवरेज नहीं करेंगे सर, उसी में तो जितना हमने खरीदना है वो खरीद लिया। सर जो आप आगे का बताते हैं कि आगे जब स्टॉक ऊपर जा रहा है फिर उसको होल्ड करें, फिर उसको ऊपर जाए, फिर उसको होल्ड कर लिया, फिर और खरीद लिया, सर ये ऊपर का जो कॉन्सेप्ट है ना सर, ये थोड़ा समझ में नहीं आता सर। मेरे को नीचे का तो एवरेज वाला जो आपने बताया कि बाइंग जोन में जितना भी आपको कम से कम में आप अपनी एवरेज बना सकते हैं वो तो बना लें, मगर सर ऊपर जब जाता है सर उसमें अभी क्या फायदा हो रहा है सर, ये बता दें सर। जी जी इमरान भाई, बिल्कुल आपका सवाल यानी अच्छा है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, स्केलिंग जो है वो आपने कैसे करनी है। और माशाल्लाह आपने वीडियो भी ऑन किया। वीडियो ऑन किया करें फिर मुझे भी खुशी होती है। इस तरह बिल्कुल वीडियो बंद करके आप लोग सामने बैठे होते हैं तो इसका मतलब वही है कि आप मुझे लिख के ही दे दें मैसेज ना। मैंने इमरान भाई को देखा माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं। इससे पहले जो लिया मैंने सवाल वो उन्होंने भी अपनी वीडियो ऑन की, उस्मान भाई ने। तो ये कम से कम शक्लें दिखाया करें। कम से कम कल को मैं हैदराबाद अगर वैसे ही घूमने फिरने चला जाऊं या आगे पीछे किसी बस पर आपकी मेरी मुलाकात हो जाए, मैं देख कर ही पहचान जाऊँ ये हमारे इमरान भाई हैं ये। तो सर इस तरह है ना ऊपर जाने का फायदा। आप देखें फॉर एग्जाम्पल ऐसे हमारे बहुत से मेंबर हैं जिनके पास टोटल पैसा था 10 लाख रुपया। उन्होंने 4 रुपए का जब WTL आया तो पूरे का पूरा 10 लाख का 10 लाख उन्होंने WTL के अंदर डाल दिया। ये अब 10 लाख के जितने भी उनके स्टॉक आए, चले 10 लाख के उनके स्टॉक आ गए 2.5 लाख स्टॉक। अब एकदम पैसा डालने का नुकसान ये हुआ, टारगेट उनका था कि जी ये 16 पर जाएगा, हमने जैसे बताया हुआ है, लेकिन जाएगा तो अपने टाइम पर जाएगा ये। अब वही WTL 4 रुपए से जो है ना वो 2.5 रुपए पर जब आ गया तो कितने रुपए नीचे आया, 1.5 रुपए नीचे आया। जिसके पास 2.5 लाख स्टॉक है तो ना करते उसके पोर्टफोलियो में 4 लाख रुपए का लॉस शो हो रहा है ये। यानी उसके 10 लाख रुपए 6 लाख रुपए उसको नजर आ रहे हैं और बिल्कुल उसका दिल ऊपर नीचे हुआ है कि ये क्या मेरे दोबारा के 4 लाख कवर होंगे या नहीं कवर होंगे। ये तो एक यानी कि ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो बंदा ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होता। आप इसकी सेफ साइड क्या है, आप आपको कहते हैं स्केलिंग करें। आपने WTL आपके पास 10 लाख रुपए थे, आपने सिर्फ 25% 4 रुपए के ले लिए, 75% पैसा आपके पास मौजूद है। 10 लाख का 25% का मतलब ये है कि आपने सिर्फ 2.5 लाख रुपए लगाए हैं, बाकी 7.5 लाख रुपया आपके पास साइड पर पड़ा हुआ है। ये आप वही WTL 4 रुपए से जो है वो 2.5 रुपए पर आ जाता है तो यानी 1.5 रुपया नीचे आया। तो अब आपका जो लॉस है वो 4 लाख का लॉस नहीं होगा, वो थोड़ा लॉस होगा ये। यानी कि थोड़ा लॉस कितना लॉस होगा, यानी 2.5 लाख के आपने 4 रुपए के हिसाब से लिए तो कितने स्टॉक आपको मिले होंगे? तकरीबन 1 लाख भी स्टॉक नहीं मिले होंगे, 70 हज़ार के करीब आपको स्टॉक मिले होंगे। अगर वो 1.5 रुपया नीचे आया तो वो लॉस आपको सिर्फ 1 लाख रुपया शो हो रहा है बस। जहां पर पहले 4 लाख शो हो रहा था अब वो 1 लाख शो हो रहा है। तो 10 लाख का 1 लाख कम हो जाना ये बिल्कुल रिकवरेबल है, ये फौरन रिकवर हो सकता है ये। लेकिन 10 लाख का 6 लाख यानी 4 लाख हो जाना, 4 लाख निकल जाना, 6 लाख रह जाना, वो बंदे को ज्यादा पैनिक कर देता है। ये बंदा कहता है जी मैं इसको बेचूं, स्टॉक मार्केट छोड़ दूं, ये पता नहीं कब चलेगा।
अगर वो 1 लाख को छोड़ भी दे, यानी कि ये जो 25% का नीचे आया वक्ती उसको छोड़ दे, कुछ भी ना करे, कम से कम बाकी का 75% तो उसके पास सेफ पड़ा हुआ है, और जब कभी ये स्टॉक ऊपर चला जाएगा तो इसके पैसे तो ये 1 लाख तो फौरन कवर हो जाएंगे। या अगर इस स्टॉक के अंदर ना भी डाले, वो 75% किसी और में भी डाल के 1 लाख तो कवर हो सकता है ये। और अगर ये स्टॉक 4 रुपए से ऊपर चला जाता है, 5 रुपए, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता और इसके अंदर डालता जाता है, तो वो सेफ होता जाता है, क्योंकि नीचे का भी लिया हुआ है, फिर ऊपर का लिया हुआ है, फिर थोड़ा और ऊपर जाता है तो और ऊपर ले लेता है। अगर ऊपर से स्टॉक घूमकर फिर नीचे आता है तो वो सारा कुछ बेच दे, क्योंकि नीचे से तो उसको फायदा हो रहा होता है। ये ऊपर का वक्ती कोई लॉस हो सकता है अगर ऊपर से स्टॉक नीचे आ जाए। तो ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट होती है। हमेशा जो बड़ा प्लेयर होता है वो ऊपर के लेवल पर ऐड करता है, ये ना कि वो नीचे नीचे एवरेज करता जाता है। तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि ऊपर जाता जाए तो आप साथ साथ लेते जाएं, उसको ऐड करते जाएंगे। हर 15% पर आप 25% ऐड करते जाए तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे और आपका पैसा भी आपके पास महफूज रहेगा। तो इस तरह कभी भी आप मार नहीं खाएंगे स्टॉक मार्केट के अंदर। ये जी अयाज साहब हैदराबाद से, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये सर्फ के बारे में मुझे पूछना था, 15.5 रुपए की बाइंग है मेरी। जी जी याज भाई, फिलहाल तो इसको होल्ड करना बनता है ना, ये आपके रेट से जो है वो काफी नीचे आया हुआ है ना, तो बेहतर ये है कि फिलहाल आप इसको होल्ड करें। और माशाल्लाह मूछें आपकी बड़ी जबरदस्त है, दाढ़ी आपको छोटी छोटी सूट कर रही है, तो वीडियो भी ऑन किया कर रही है। मैंने रिक्वेस्ट भेजी आपको वीडियो की, तब आपने ऑन किया इसको। जी मंसूर अहमद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। काजी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। काजी साहब मदद के साथ मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। ये गुल अहमद के बारे में सर पूछना था, 55 की बाइंग है सर इसकी, तो अच्छी बैक में यार इसके साथ क्या करेंगे, होल्ड करें या इसको सेल कर दें? सर इसको बिल्कुल भी आपने कुछ भी नहीं करना। गुल अहमद का रेट कम से कम 70-80 रुपए का टारगेट है ये, तो इसको बिल्कुल आपने होल्ड करके रखना है और इसको बेचना नहीं है आपने। ये अगर पैसे हैं तो 50 रुपए से अगर ये नीचे आ जाता है तो और थोड़ा इसको ले लें, ये तो ये आराम स्कूल से ये निकल जाएगा स्टॉक ये आपका। ये जी इमरान शाह साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी इमरान शाहिद साहब। सर अनम्यूट का बटन दबाएंगे तो कुछ हो सकता है। नासिर तुफैल साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सर। मैंने तो आज वीडियो खोल लिया, आपने जब बोला था मैंने कहा चले मैं भी वीडियो सही है ना, माशाल्लाह आपने कंघी शंगी सही की हुई है, सही आप हैंडसम लग रहे हैं। जी सर। थैंक यू। हाँ मैं ये कह रहा था कि हमारी जो मार्केट है स्टॉक, ये इतनी सेंसिटिव न्यूज पे क्यों चलती है? फॉर एग्जांपल जैसे IMF टॉक्स हो रहे थे तो उसमें जरा बेहतरी आई तो एकदम 800 पॉइंट ऊपर चली गई, और जैसे टाटा के तरफ थोड़ा रेल केस में मौजूद है तो ये हुए, उस पर क्यों नहीं जाती फंडामेंटल? जो मार्केट के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं जो क्वार्टरली, वो तो एक्सीलेंट आ रहे हैं, तो उस बेस पे शेयर कोई बढ़ ही नहीं रहा, कोई बिल्कुल उल्टा नीचे हो रहे हैं। और दूसरा ये कि मैंने भी ये कि WTL में ज्यादा बल्क में उठा लिए थे, तो गलती मेरे से भी हो गई, लेकिन मैं 3.73 रुपीज पे मैंने तकरीबन 90,000 रुपये दिए हुए, तो अब उसमें थोड़ा सा मुझे काफी परेशानी है, तो इसमें क्या करूँ? जी सर, परेशानी करने की जरूरत नहीं है सर, हमने इसका 16 रुपए का टारगेट दिया हुआ है, आप इंशाल्लाह इसको होल्ड करना है। एक्सपेक्टेड टारगेट इसका यही है, और वक्त गुजरेगा आप देखेंगे, हम रहे ना रहे लेकिन ये WTL आपको 16 रुपए एक दफ़ा दिखाएगा लाजमी। बाकी सर इस तरह है ना कि जो हमारी मार्केट है, आपको पता है पाकिस्तान में तो किधर जो है ना प्रॉपर कोई चीज़ चलती है, कौन सा सिस्टम यहाँ पर सही चलता है? ये माफिया यहाँ पर काम करते हैं, फंडामेंटल वाले स्टॉक यहाँ पर रुके हुए, और कचरे स्टॉक जो है वो आपको चलते हुए नजर आते हैं। बहरहाल हमने इसी के साथ जीना है और इसी के साथ हमने मरना है, ऐसे ही चलती रहनी है ये जिंदगी। ये असल में हुआ ये कि मार्केट हमारी इतनी सेंसिटिव नहीं है कि ये इसकी वजह से गिर रही है, IMF की वजह से गिर रही है या फलाने की वजह से गिर रही है। ये असल में आपकी मार्केट आ गई थी 27,000 के लेवल पर, ये भी पिछले साल मार्च की बात है, ये 2020 की। तो ये 27,000 से मार्केट मूव करके चली गई 48,900 का हाई बनाया ये, तो तकरीबन ना करते 20,000 से ऊपर ऊपर पॉइंट मार्केट के अंदर ऐड हो गए ये। तो जारी बात है कोई माल खरीदा गया तभी तो ये इतना मार्केट ऊपर चढ़ी ना, फिर वो उस जो माल खरीदा गया उसकी ये प्रॉफिट टेकिंग हो रही है यहाँ पर ये। तो वो प्रॉफिट टेकिंग जो है, चाहे IMF के नाम पर करें, चाहे DGISI के नाम पर करें, किसी और के नाम पर करें कि इसकी वजह से करेक्शन हो रही है, इसकी वजह से मार्केट गिरी है, उसकी वजह से कोई नहीं गिरी। ये जो नीचे का माल इन्होंने उठाया हुआ है यहाँ पर ये अपना ऑफलोड कर रहे हैं, स्टॉक को डिस्काउंट कर रहे हैं ताकि इनको फिर अच्छे लेवल पर स्टॉक मिले, वहां से फिर ये माल उठाएंगे, फिर ऊपर के लेवल पर लेके जाएंगे। जब तक ये ऊपर जाता जाएगा खबरें सारी अच्छी हो जाएंगी, जब ये सही हाई बना लेगा
फिर आपके साथ फिर सारी बुरी खबरें फिर शुरू हो जाएंगी। फिर आपको पता चलेगा कि आप मार्केट पाकिस्तान फिर बुरा हो गया है, डॉलर फिर बहुत बढ़ गया है, प्राइस पैसे की कीमत और ज्यादा गिर गई है। तो जब तक अभी ये पैसा अपना यानी स्टॉक बेच नहीं जाते, प्रॉफिट टेकिंग इनकी पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये सारी खबरें ऐसी चलती रहेंगी आपकी मार्केट में। कल को जो है जब ये इन्होंने लेना होगा माल, तो डॉलर उस टाइम चाहे 200 का हो चाहे 300 का हो, वो इनको सस्ता लगेगा। ये उस वक्त IMF पैसे दे या ना दे, वो सारा उनको अच्छा लगेगा ये सारा। तो आप देखेंगे सारी अच्छी खबरें बाद में आएंगी फिर ये। हाँ जी, अब्दुल्ला साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। काजी साहब, मेरा आपसे कुछ सवाल नहीं है और आपसे गिला है। अब मुझे ऐसे लगता है कि जब आपकी बाइंग पे लोगों को लॉस हो जाता है ना, तो आप फिर ज़ूम सेक्शन नहीं करते। और दूसरा, आप इतनी सख्तियां लोगों पे लगाते हैं कि आपने एक सवाल पूछ लिया तो दोबारा ग्रुप में मैसेज नहीं करना। आप तो माशाल्लाह यूट्यूब से भी अर्निंग कर रहे हैं, ग्रुपों से भी अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन लोग तो इतनी अर्निंग नहीं कर रहे। आप तो माशाल्लाह ये स्टॉक मार्केट में काम ही नहीं ना करें तो आपकी तो फिर भी 3 महीने की 7-8 लाख रुपए माशाल्लाह अर्निंग बन जाएगी ग्रुपों में। जी। तो आप ज़ूम सेक्शन डेली कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। अब जैसे मैं आपसे बोल के सवाल पूछ रहा हूँ, वैसे SMS में नहीं पूछे जाते। जी बोले सर, सवाल आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल तो कोई नहीं था, मैं तो कैश रख के बैठा हूँ काफी दिन से। जी जी सर, इसी तरह बिल्कुल होता ये है ना कि ये जो मेहनत होती है, जब भी आप किसी चीज़ पर मेहनत करते हैं, आप इतने काबिल बने ना कि मेरी जगह आप आ जाएं यहाँ पर ना। यूट्यूब पर जो मैं वीडियो बनाता हूँ, यूट्यूब पर तो और भी वीडियो बनाते हैं, तो मेरी वीडियो क्यों ज़्यादा पसंद की जाती है? आप लोग सारी मेरी वीडियोस देखकर ही आप लोगों ने मेरे ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने शुरू दिन से मेरे ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है और एडवांस पैसे देकर कि आपके जो पैसे हम आपको एडवांस दे देंगे, आपने हमें ग्रुप से हमें रिमूव नहीं करना। ये बाकी जो है, अगर आपके अंदर काबिलियत मौजूद है तो जो काबिल होगा तो पैसे उसी को मिलेंगे ना। जैसे किसी कंपनी के अंदर जो हर किस्म का लेवल का बंदा होता है, तो जो सही काबिल होता है उसकी तनख्वाह भी 20 लाख 25 लाख उसकी तनख्वाह होती है। और जो नहीं काबिल होता तो उसकी तनख्वाह 25,000 20,000 पर आम वर्कर की तरह जो वो काम करता रहता है ना। तो आप लोग इसको सीखें, प्रॉपर स्टॉक मार्केट को दूसरों को सिखाएं, तो आप भी 7 लाख छोड़ के 10 लाख छोड़ के 50 लाख भी आप इसको कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। करके लोगों को गाइड करके भी आप इसको कमा सकते हैं। काफी लोगों ने और भी मेरी देखा देखी जो है ये काम शुरू किया, अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। उनके साथ कितने बंदे हैं मुझे उसका अंदाजा नहीं है। अगर कोई काबिल है, अगर अपनी काबिलियत या अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है तो उसको रिवार्ड भी उस हिसाब से मिलना चाहिए ना। तो अगर मार्केट के अंदर आपको गाइडेंस मिलती है, चार्ट्स मिलते हैं, यूट्यूब का टेक्निकल नॉलेज आपको आपके साथ शेयर किया जाता है, तो ये इस वजह से कि मेहनत की वजह से मिलता है, ना कि जो है ना ऐसे ही कोई कहे कि जी आप मेहनत नहीं करते तो आपको वैसे ही पैसे मिल रहे हैं। तो ऐसा सर नहीं होता। अगर मैं आपको ये गाइड भी ना करूं तो मैं आपको 100% यकीन से कह सकता हूं कि मैं अपने ट्रेडिंग से इतना पैसा कमा सकता हूं और कमा भी रहा हूं कि मुझे ये चैनल की जरूरत भी नहीं है। ये यूट्यूब में जितनी मेहनत है वो, जैसे अभी मैंने 1.5 घंटा हो गया आपके साथ ये जूम सेशन लगा रहा हूँ। इस 1.5 घंटे में मैं कम से कम जो है अगर 150 चार्ट खोल के मैं देख लूँ तो उनमें से 3-4 स्टॉक मैं ऐसे निकाल सकता हूँ जिसे कल के दिन जो है वो आने वाले दिन में मैं अच्छे खासे पैसे जो है वो अर्न कर सकता हूँ। ये अगर आपको बता के, जैसे रिसेंटली आज ही मैंने आपको ट्रीट का बताया जी, 42.5 रुपए पर आप इसकी स्टॉप लॉस बाय करें, 44 पर वो चला गया, एक दिन में 1.5 रुपया चला गया। अगर वही स्टॉक मैं 1 लाख स्टॉक लेके रख लूँ 42.5 पर और मुझे पता है वो 44 पर जाना है उसने, तो 1.5 लाख रुपया तो मैं एक दिन में भी उसके अंदर जो है वो कमा सकता हूँ। ये इसी तरह कई स्टॉक ऐसे होते हैं जो देखा देखी यानी नजर आ रहे होते हैं कि इन स्टॉक ने यहाँ पर ऊपर जाना है। तो सर ये देने वाली जो जात है ना, ये अल्लाह ताला की जात होती है। अगर आप लोग ये कैलकुलेट करना शुरू हो जाएंगे कि काजी साहब इतने कमा रहे हैं तो फलाना इतना कमा रहे हैं, हम नहीं कमा रहे, तो फिर आप उधर ही रहेंगे अपनी जगह पर। तो कोशिश करें, मेहनत करें, इसको सीखने की कोशिश करें। जब आप इस काबिल हो जाएंगे, सीख जाएंगे, तो पैसा खुद ब खुद आपके पास आना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम शुरू दिन से जब स्टॉक मार्केट में आए तो हमने पैसा कमाना शुरू किया। हमने यहाँ पर मारे खाई है, यहाँ पर अपना लॉस किया, यहाँ पर फिर पैसे लगाए और इस काम को सीखा और सीखने के बाद इतनी प्रैक्टिस किया है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग हैं, आप लोग कितने आपने ग्रुपों का नाम लिया, तो ये सारे लोग जो है ये इसी उम्मीद पर हैं कि इनको अच्छे अच्छे स्टॉक रिकमेंड किए जाते हैं, तो इस काबिल हुए हैं कि ये लोग सारे आए हुए हैं ना। तो बहरहाल आपका अपने हिसाब से जो है ना वो नजरिया ठीक है। ये बाकी जो आपने कहा कि लाइव जूम सेशन, रोज नो जूम सेशन, सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है। पिछले दिनों टाइम होता था क्योंकि कोविड की वजह से हमारे कॉलेजेस वगैरह बंद होते थे, तो टाइम निकल आता था कि आपके साथ मैं लाइव जूम सेशन कर सकता हूँ। तो बाकी आपको कहा कि वीकेंड में मेरे पास टाइम होता है और आपके जो सवाल है आप पूछे, यहाँ पर अभी भी हम लाइव जूम सेशन चल रहा है। तो सवाल आपने क्या पूछना है? आपने सवाल ये पूछना है कि मैंने जी GGL 25 रुपए का बाय कर लिया,
फ्लाइंग सीमेंट मैंने 25 का बाय कर लिया, अब मैं क्या करूं? क्या मुझसे पूछकर आपने इस लेवल पर स्टॉक लिया था ये, या कौन सा स्टॉक जो आपने मेरे कहने पर लिया हुआ है तो वो बहुत नीचे आ गया, ये मुझे बता दें। ये तो लेना आपने अपनी मर्जी से होना, फॉलो तो आपने मुझे करना नहीं होता। अगर आप मुझे प्रॉपर शुरू दिन से फॉलो करते हैं तो कई मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपर शुरू से फॉलो किया, तो आज कितना पैसा उन्होंने कमाया यहाँ पर ही। जी सैयद उबैद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, सैयद उबैद बात कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि, हेलो, आवाज आ रही है? जी जी सर, आवाज भी और माशाल्लाह तस्वीर भी आपकी बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, पीपीएल के बारे में पूछना था कि पीपीएल मेरी 80 और 81 के करीब की बाइंग है, और अब इसका मजीद इसको मतलब मजीद बाय करना चाहिए या वेट करना चाहिए? जी सर, इस लेवल पर बिल्कुल बाय करना चाहिए ना पीपीएल। ये तकरीबन 70 रुपए से 70 रुपए के राउंड अबाउट जो है, ये बहुत अच्छा लेवल है इसका। अभी तो 76 पर है, यहाँ पर बहुत अच्छा, यानी कि 75 रुपीज से लेकर, यानी इवन 70 से लेकर 80 के दरमियान ये सारा इसका बहुत अच्छा बाइंग जोन है। और पीपीएल, ओजीडीसी, पीओएल, इनके चढ़ने के चांस बहुत ज्यादा है। अगर मार्केट के अंदर अगर आने वाले दिनों में बुल रन आ जाता है और मार्केट हमारी तेज हो जाती है, तो उसमें मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पर कि उसमें पीपीएल, ओजीडीसी, पीओएल, एमसीबी, एचबीएल, एंग्रो फर्टिलाइजर और ये एंग्रो कॉर्पोरेशन, इनका बहुत बड़ा रोल होगा। ये मार्केट मूवर होंगे ये। और ये सरल, आपका फिरोज और ये जो बड़े बड़े होंडा कार, ये चलाएंगे इंडेक्स को सही करके ये। तो इन स्टॉक के अंदर बिल्कुल एंट्री ली जा सकती है और इनको होल्ड करें इंशाल्लाह। अब इनके बुरे टाइम खत्म होने वाले हैं और यही मार्केट को ऊपर चलाएगा, आपका पीपीएल, ओजीडीसी खासतौर पर ये। जी कासिम नवाज साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, एचटीएल और क्रिसेंट स्टील में से कौन सा स्टॉक आप बेहतर समझते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? सर फिलहाल तो दोनों स्टॉक बहुत अच्छे हैं। दोनों को हम कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते ना, क्योंकि दोनों का सेक्टर जो है ना वो डिफरेंट है। ये एचटीएल अपने सेक्टर के हिसाब से बहुत जबरदस्त है, यहाँ पर 50 पर। और क्रिसेंट स्टील भी बुरा स्टॉक नहीं है, स्टील में ये बहुत अच्छा स्टॉक है। ये भी तकरीबन दोनों बराबर बराबर के रेट पर हैं ये। और दोनों के टारगेट ऑलमोस्ट सेम है, ये 80 रुपए के तकरीबन आराम स्कूल से पहुंचने के चांस है। तो अगर आपने दोनों में से कोई एक लेना चाहते हैं तो उनमें मैं आपको मशवरा दूंगा क्रिसेंट स्टील। क्रिसेंट स्टील जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है और ये बड़े आराम सुकून से 80-85 रुपए का ये स्टॉक हो जाएगा ये, अगर दोनों में से कोई एक आपने रखना है तो। ठीक है सर। जी नेक्स्ट हमारे पास है अब्दुल गफार अंसारी साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आज मैंने ट्रीट बाय किया था आपकी हिदायत पे। आपने पहले कहा, उसके बाद स्केलिंग भी की है लेकिन वो थोड़ा नीचे आ गया। तो अभी नेक्स्ट स्केलिंग इसकी कब करेंगे? और स्टॉप लॉस आपने बताया कि नहीं लगाएंगे इसमें। तो बाकी ये है कि वीडियो का मसला ये है कि हमारे यहाँ पे होते हैं अक्सर लेडीज कस्टमर आते जाते हैं, तो वो मैं हर दिन तो नहीं कर सकता। आज प्रीव्यू कस्टमर भी नहीं है शॉप में, इसलिए आज मैंने कर लिया ऑन वीडियो। दूसरा, लगता है आपके यहाँ मौसम जरा सर्द शुरू हो गया, आपकी ड्रेसिंग जो थोड़ी यानी कि गर्म कपड़े आपने पहने। हमारे यहाँ अभी ऐसा नहीं है, जरा सिंपल, इतना ज्यादा सर्द नहीं हुआ मौसम। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी माशाल्लाह सर, आप भी बहुत हैंडसम है और अल्लाह आपको हैंडसम ही रखे। सर आ जाए करें, कभी कभी तस्वीर दिखाते हैं तो कम से कम जो है ना वो हमारा भी दिल खुश हो जाता है कि हमारे इतने प्यारे प्यारे मेंबर जो है हमारे साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। ये पैरल ट्रीट सर फिलहाल रखें ना, इसको फिलहाल बेचना नहीं। अभी इतनी नेगेटिव मार्केट में ये दोबारा अप ट्रेंड इसने शुरू किया है, ऊपर गया है, ये एक अच्छा साइन है इसका। और हो सकता है आने वाले दिनों में जैसे आप बताया कि अगर ये क्रॉस कर जाता है लेवल, खासतौर पर 47, 48 का लेवल ये क्रॉस करता है, 46 को भी ब्रेक कर देता है, तो बहुत चांसेस है कि ये दोबारा 55, 60 के राउंड अबाउट जो है ये पहुंच जाएगा। ये सिर्फ इसको पुश देने की जरूरत है। अगर इसका जो प्लेयर है थोड़ा सा इसको हिलाए चलाएगा तो ये चला जाएगा स्टॉक ऊपर। फिलहाल जब तक ये 39 से ऊपर है तब तक ये बिल्कुल सेफ है। जब कभी 39 से नीचे आने लगे तो फिर हो सकता है आपको कहा जाए कि आप इसके अंदर जो अंदर से निकल जाएंगे, फिर ये 32 तक भी आ सकता है अगर ये 39 से नीचे नीचे क्लोजिंग देना शुरू करे। लेकिन जिस तरह ये आज नेगेटिव मार्केट में पॉजिटिव क्लोज हुआ तो बहुत चांसेस है कि ये मंडे वाले दिन जो है ये अच्छी क्लोजिंग देगा अपनी। जी जाबिर साहब फैसलाबाद से आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी।
सर इत्तेफाक मैंने काफी अरसे से जो है वो सिर्फ होल्ड रखा हुआ है, तकरीबन 17 नीचे से एवरेज करके उसकी प्राइस जो है वो मैंने नीचे की है तकरीबन 17.70। सर इसका क्या बनेगा? अभी ये इसने फिर बॉटम में एक सपोर्ट लिया और उसके बाद फिर आगे इसका क्या करना चाहिए? होल्ड रखूं या फिर निकलना बनता है? लॉस काफी हो रहा है। जी जावेद भाई, फिलहाल अब ये बेचना नहीं बनता ना, अब ये बहुत नीचे आ गया आपके रेट से ना करते आपको ये 25-30% का लॉस शो कर होगा ये। अभी फिलहाल ये अपनी सपोर्ट पर है, जहाँ पर ये 13.50 पर जो क्लोज हुआ है ना, ये अपनी बहुत अच्छी सपोर्ट पर है ये। जब तक ये 13 रुपए से ऊपर है तब तक तो ये सेफ है, और जब कभी 13 रुपए से नीचे आया तो फिर चांस बनेगा ये 10-11 पर आ जाएगा ये। बहरहाल बेहतर ये है कि इसको फिलहाल आप होल्ड ही करके रखें और वेट ही करें आप थोड़ा, जहाँ पर इतना सब्र किया तो आप थोड़ा सा और इसको सब्र करें। हो सकता है आने वाले दिनों में मार्केट जब बेहतर हो तो ये दोबारा जो है ये बाउंस बैक करे ये। अभी हमारा स्टील सेक्टर सही परफॉर्म नहीं किया ना, तो स्टील सेक्टर ने परफॉर्म करना है ये। स्टील में पैसा आने दें, फिर इंशाल्लाह आपका ये इत्तेफाक आयरन भी जो है वो चलना शुरू हो जाएगा ये। जी राशिद मोहम्मद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। हेलो या सर, ये मेरे पास आयशा स्टील है, 19 की बाइंग है, कुछ इसके बारे में एडवाइस कर दें प्लीज। सर बिल्कुल अच्छा स्टॉक है, आप इसके बारे में टेंशन ना लें, ये बहुत अच्छा स्टॉक है आयशा स्टील। ये आराम स्कूल से 25-26 रुपए का हो जाएगा, जब ये 25-26 पर जाएगा वहां पर आप इसको बेचिएगा ये। जी जिशान साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम जी। बेस है उसकी मेरी एवरेज हो गई है 18.50 की। पेस की? वेव्स की, अच्छा ठीक है 18.50। ठीक अब वो पॉजिटिव मार्केट थी, 3 दिन पॉजिटिव रही, उसमें भी वो ऊपर नहीं गया बल्कि और नीचे आ गया। 17.40 पे क्लोज हुआ है। तो अभी इसका क्या, अभी और इसको बाय करें कितने रेंज पे या? जी सर बिल्कुल, इसके अंदर बाइंग की जा सकती है। ये एकोमोडेशन जोन में है ना, ये 15 रुपए से लेकर 18 रुपए के दरमियान ये सारा इसका एकोमोडेशन जोन है ये। इसको लेकर रख लें सर, बहुत पैसा लगाया इसके अंदर प्लेयर ने, लिया हुआ है बहुत ज्यादा। ये आराम स्कूल से मेरे हिसाब से जो ही मार्केट बेहतर होगी ये परफॉर्म करेगी तो ये कम से कम 35-40 रुपए वाला स्टॉक है ये। वक्त ही आपको ये पैनिक कर रहा है, साल एक सबर कर जाए इसके अंदर तो इंशाल्लाह ये आपको 35-40 जरूर दिखाएगा ये। जी दाऊद शाह साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी दाऊद शाह साहब। जी सर। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हो भाई साहब? खैरियत जी? सर जी मैं पहली बार आपसे बराह रास्त बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल थोड़ा मुख्तलिफ होगा सर। मैंने आपके कहने के मुताबिक अस्करी के साथ एएसएल के साथ वो अकाउंट खुलवाया है, तकरीबन हफ्ता हो गया, और परसों आपको मैसेज भी भेजा था वो आपके तजावीज़ के लिए, लेकिन मैंने अभी तक बाइंग नहीं की क्योंकि जो हालात ये 4-5 दिन जो चल रहे हैं तो बाइंग अभी तक नहीं की। बस आप मुझे ऐसे स्टॉक रिकमेंड करो ताकि मेरा जो काम है ना उसके साथ में हर वक्त इन्हें टच नहीं रह सकता स्क्रीन के साथ, ताकि मैं स्क्रीन देखूं या जो स्टॉक एक्सचेंज का जो है ना वो देख पा रहा, ताकि मैं थोड़ा सा रिलैक्स रहूं वैसे स्टॉक, ताकि मैं रखूं और हर वक्त देखना ना पड़े उसको सर। जी सर, तकरीबन कितनी इन्वेस्टमेंट है आपकी? सर जी 5 लाख फिलहाल, 5 है तो 5 लाख जी। ठीक है, बस आपने अपने 5 लाख में से ना 2 लाख रुपए के फिलहाल कोई स्टॉक ले लेना। कौन से स्टॉक लेने आपने, वो एक पूरी लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर की है। फिलहाल जो अच्छे स्टॉक हैं जो बिल्कुल जिनमें रिस्क बहुत ही कम है तो आप उनमें ले लें। ये अमरेली स्टील है, एक स्टील सेक्टर से शुरू करें बेशक। अभी ये 36 रुपए का और यहाँ पर ये बहुत अच्छा है 36 रुपए 60 पैसे का। तो आपने सारे पैसों का नहीं लेना, सिर्फ 2 लाख रुपए के ये स्टॉक यहाँ पर लेके रख लें ये। और जब कभी ये 40 रुपए ऊपर क्रॉस करेगा तो फिर आपने 40 रुपए पर आपने इसके 1 लाख रुपए के और शेयर लेने हैं इसके। और जब ये 45 रुपए क्रॉस करेगा तो बाकी के 2 लाख रुपए के आपने इसके शेयर लेके फिर इसको छेड़ना नहीं आपने। फिर जब ये 50 रुपए क्रॉस करेगा तो जितना भी खरीदा होगा वो सारा फिर आपने मुझसे पूछना है, फिर मैं आपसे कहूँगा आप इसके अंदर आप प्रॉफिट टेकिंग करें ये। आप फिलहाल बार बार इसको रोज रोज देखने की जरूरत भी नहीं, और इंशाल्लाह ये आराम सुकून से ये ऊपर चला जाएगा। ये एक ही स्टॉक आपके लिए बहुत है, और जिस तरह बताया गया उसी तरह बाय करें आप इसको। जी इमरान शाह साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन जो है, आप बहुत सारे शेयर जो हैं वो बेस बना रहे हैं। मेरे पास NRSL है, NRSL 42 की बाइंग है, तो क्या इसकी कोई बेस बन गई है?
कि मैं इसे दोबारा मतलब इस एवरेज पे ले लूं ताकि कुछ सिलसिला बन जाए, कवर हो जाए क्लॉस? जी हाँ सर, फिलहाल तो एनआरएल सर मुसलसल डाउन में ही है ना, अभी इसकी बेस नहीं बनी ये। हाँ बेस ये बनाएगा मेरा ख्याल है 19-20 रुपए के करीब करीब, जब ये 20 रुपए के करीब पहुंचेगा तो तब इसकी बेस बनेगी, या आने वाले दिनों में ये 25 रुपए क्रॉस कर जाए अच्छे वॉल्यूम के साथ तो फिर इसके अंदर भी लिया जा सकता है। तो या 25 का लेवल का इंतजार करें या फिर 20 के लेवल का इंतजार करें, दोनों के बाद ही पोजीशन क्लियर होगी। अभी ये बिल्कुल बीच में लटका हुआ है ये, ना ये 20 पर है और ना ये 25 से ऊपर है, ये 23 रुपए 42 पैसे पर है ये। तो ये अभी 20 वाली पोजीशन है, तो 20 वाली पोजीशन में कुछ यानी कि डिसीजन नहीं लिया जा सकता कि यहाँ पर इसकी बेस बनी है या नहीं बनी है। तो लग यही रहा है कि ये आएगा तकरीबन 20 रुपए के राउंड अबाउट ही है, अगर मार्केट थोड़ी सी और नेगेटिव। आज के दिन भी जो इसने क्लोजिंग दिया आज, अभी ये थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ पर सस्टेन होता जा रहा है। वैसे उम्मीद है कि किसी भी टाइम जो है ये 25 रुपए का लेवल ब्रेक करेगा ये, जब ब्रेक करे तो फिर और ले लें आप इसके अंदर, या अगर पैसा रखा हुआ है तो जो पड़ा हुआ है इसको पड़ा रहने दे, कोई और अच्छा स्टॉक देख ले जो और अच्छा स्टॉक आया हुआ है नीचे जिसके रिकवरी के ज्यादा चांस है। जैसे यूनिटी पर नजर रखें, आज यूनिटी ने 28 रुपए का डिप लेकर एकदम वो 29-30 पर फिर चला गया ये, तो इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है यूनिटी के अंदर, या कोई और इस तरह का स्टॉक देखें ये। जी सरफराज शेख साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सरफराज शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। काई साहब मैंने आज PICT का आपने कहा था तो वो लिए थे, तो उसका कोई अभी आप बता देंगे? जी जी सर उसका बता दूंगा ना, स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगा ना, ये वीकेंड में आ जाएगी स्ट्रेटेजी। आज तो मुश्किल है, तो मंडे को इसको संडे को या कल सैटरडे को किसी भी टाइम आपके साथ शेयर कर दूंगा ये ना, कि क्या करना है इसके साथ। जी मुमताज अली साहब सदकाबाद से आपको दोबारा म्यूट कर रहा हूँ, और ये आखिरी हैंड रेस है, बस इसके बाद हम इसको खत्म करेंगे। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जी एनर के बारे में बता दें, ये काफी नीचे जा रहा है, कहाँ तक इसको होल्ड करना है? ये ना हो कि ये 5 रुपए 7 रुपए तक आ जाए। कौन सा सर? असगर 9 ANL। जी ANL सर अभी 15 रुपए पर है ना, 15 रुपए से ऊपर फिलहाल तो ये ठीक है, जब तक ये 15 रुपए से ऊपर है ये। तो जब ये कभी 15 रुपए से नीचे आया तो फिर चांस है इसके 10 रुपए 12 रुपए के दरमियान, 10 रुपए तक तो इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट है, 10 से नीचे नहीं आएगा, 10 से ऊपर ही रहेगा ये। तो है ये बुरा स्टॉक नहीं है सर, ये बहुत अच्छा स्टॉक है ये। अभी ये 40 रुपए का ऑलमोस्ट हाई बना के नीचे आया ये, तो हो सकता है यहाँ पर 10 रुपए के करीब आके रुके, फिर यहाँ पर टाइम लगाए और फिर वापस बाउंस बैक करे ये। जल्दी ऊपर जाने वाला स्टॉक नहीं है ये, टाइम लगाएगा ये, क्योंकि जिस तरह ये नीचे आया तो उतना टाइम भी इसको लगना चाहिए ये। ना करते 6 महीने ये लगाएगा यहाँ नीचे, तब ये जाके फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिकवरी करेगा। अगर हमारा ये टेक्सटाइल सेक्टर कोई परफॉर्म करना शुरू हो गया तो हो सकता है उसकी वजह से इसके अंदर भी तेजी आ जाए। अगर आपका गुल अहमद, इंटरलूप, निशात मिल्स, निशात यूनियन अगर जो ही ये परफॉर्म करेंगे तो आपका ANL भी जो है उनके साथ साथ जो है उस रैली में परफॉर्म करना शुरू हो जाएगा। जब तक ये बड़े बड़े परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक ये ऐसे ही नीचे के लेवल पर ही रहेगा ये। तकरीबन जितने भी हैंड रेस थे सारे मैंने हैंड वो ले लिए क्वेश्चन। अब ये जिन्होंने मैसेज किए वो मोटे मोटे सवाल देख लेते हैं। जहांजेब साहब ने BGL का पूछा, वॉल्यूम रिमेंस वेरी लो। सर वॉल्यूम अभी ओवरऑल मार्केट में नहीं है, अलबत्ता BGL अगर आपने लेना तो ये बहुत अच्छे लेवल है, 8 रुपए से 12 रुपए के दरमियान। इकबाल साहब पूछ रहे हैं ASL एट दिस स्टेज। सर बहुत अच्छा है, ASL 17 रुपए का है, बहुत अच्छा रेट है यहाँ पर आयशा स्टील का, और ये कम से कम 25-30 रुपए वाला स्टॉक है ये। तैमूर रजा साहब कह रहे हैं सर डे ट्रेडिंग में लॉस हो रहा होता है तो ज्यादा स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? सर लॉन्ग टर्म में बार बार आपसे कहता हूँ इस सिचुएशन में आप लॉन्ग टर्म को प्रेफर करें, अच्छे अच्छे स्टॉक एकोमुलेशन जोन में एकोमुलेट करें और फिर छोड़ दें उनको 6 महीने, फिर इंशाल्लाह 6 महीने से पहले ही वो आपके स्टॉक बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाएंगे ये। नेक्स्ट सवाल है मोहम्मद साहब है, कैपको और यूनिटी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज करना चाह रहा हूँ। सर इन लेवल्स पर ये दोनों बहुत अच्छे हैं, कैपको भी बहुत अच्छा है और यूनिटी थोड़ा नीचे आ जाए 25, 26, 27 ये बहुत अच्छे रेट है यूनिटी का, भी आया था 27 रुपए पर ये, तो ये बहुत अच्छे लेवल है लॉन्ग टर्म के लिए ये। जुल्फकार अवान साहब पूछ रहे हैं कैपको इस रेट पर कैपको ले सकते हैं सर? 27 रुपए का कैपको का क्या मसला है ये? जी आगे शाह जी साहब पूछ रहे थे कि एम आई ऑल शेयर्स इंडेक्स फॉर शरिया स्टॉक लिस्ट चेक। सर चेक करें ना, अगर आपके पास नहीं है तो ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, मंडे को कोई ना कोई हमारा मेंबर शेयर कर देगा ये। लतीफ साहब पूछ रहे हैं इन योर शेयर लिस्ट ऑफ स्टॉक TGL इज द बेस्ट स्टॉक करंटली एट। सर TGL बहुत अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर 88 पर है, इसको लिया जा सकता है, इसको रखें
और ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 110 115 भी आपको दिखाएगा आराम सुकून से। इरफान साहब कह रहे हैं बक्सले पैंट के बारे में आपका क्या तजर्बा? बक्सले सर अच्छा स्टॉक है फिलहाल, अगर ये नीचे आए ना 60 रुपए से 80 रुपए के दरमियान ये सही है, ये इससे ऊपर मुझे ये महंगा लगता है। ये बर्चर्ड अच्छे रेट पर 80 रुपए से 100 रुपए के दरमियान वो अभी बाइंग जोन में वो लिया जा सकता है। ये बक्सले मेरे हिसाब से ऊपर है काफी। नाजिम चौहान साहब पूछ रहे हैं पेल का बता दें। पेल सर कौन सा स्टॉक है? पेल होगा ये, PAEL पेल। सर पेल अच्छा स्टॉक है, पेल को रखें यहाँ पर 27 रुपए पर है, ये 26 पर है, 25 रुपए से 30 के दरमियान इसको लेके रख लें बस। तारिक साहब कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर एंड लेवरेज? सर फ्यूचर जो स्टॉक होते हैं अगर आप वो कैश पे लेना चाहते हैं तो वो सिंपल फ्यूचर है। अगर फ्यूचर वाले स्टॉक आप बगैर कैश के लेना चाहते हैं, मुफ्त में लेना चाहते हैं, तो वो फिर लेवरेज बन जाता है, उसको कहते हैं लेवरेज बाइंग। नेक्स्ट सवाल है जी, मुगल स्टील 96 से 79 पर कैसे आ गया? मेरी बाइंग 95 है, मगर सर मुगल तो 89 तक रॉक था। सर रॉक था, अब सारी रॉकेट टूट गई है ना, सारे पहाड़ जो है वो रेजा रेजा हो गया। जब मार्केट नीचे आती है तो कुछ भी नहीं छोड़ती मार्केट, ये तो सारे उस चक्की में आ जाते हैं ये। तो ये तकरीबन आपके सवाल जो आपने चैट बॉक्स में किए। ये तो हमारा आज का लाइव जूम सेशन, इसको मैं यहीं पर ही वाइंड अप कर रहा हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को जूम सेशन की इस एपिसोड 199 के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।